सबसे शॉकिंग चीज आपको क्या लगी है आपके पूरे डायबिटोलॉजिस्ट होने के करियर में? कैटरैक्ट के बाद डायबिटीज इंडिया में अंधे होने का सबसे बड़ा कारण है। जब भी आप जहाँ पेशाब करते हैं टॉयलेट में, वहाँ अगर चींटियाँ दिखी, वो डायबिटीज है। ऑडियंस को कौन से झूठ बोले जाता है? ये एक बात घुमी हुई है कि भाई डायबिटीज वालों के लिए बिस्किट है। ऐसा कोई बिस्किट नहीं है। 2-3 कंपनियों के नाम ऐसे हैं जो बेशक लगता है कि भाई ये तो डायबिटीज का बिस्किट है। सर, आप इसके लिए क्यों मना कर रहे हो? अरे भाई, आप जाके पढ़ो, उसमें पहला इंग्रेडिएंट रिफाइंड फ्लावर है, दूसरा पाम ऑयल है। एक अर्ली सिम्टम ऑफ डायबिटीज वो होता है ना कि नेक काले कलर की हो जाती है। अकैंथोसिस नाइग्रिकांस करके ये एक टर्म है। इसके कुछ और भी सीरियस कारण होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर वगैरह। बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको डायबिटीज हो चुका है और बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली होने वाला है बेस्ड ऑन करंट लाइफस्टाइल। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको है लेकिन मालूम नहीं है कि आज उनको डायबिटीज है। अच्छा, ये बहुत बड़ा नंबर है। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज लेके आना चाहता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन, अगर पॉसिबल है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन लेके आना चाहता हूं। आज के गेस्ट डॉक्टर राहुल बख्शी हमारे देश के सबसे ज्यादा रेप्यूटेड, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डायबिटोलॉजिस्ट माने जाते हैं। आज के पॉडकास्ट में डायबिटीज का A to Z, अगर आपको डायबिटीज के बारे में कुछ नहीं पता है या अगर आपको डायबिटीज को लेकर कंसल्टेशन चाहिए, या सबसे जरूरी चीज, अगर आपको डायबिटीज के बारे में नॉलेज लेनी है, क्योंकि डायबिटीज ना एक साइलेंट किलर होता है, किसी को भी हो सकता है। अगर उस स्थिति को आपको प्रिवेंट करना है तो डायबिटीज के बारे में सीखो। मैं बस यही कहना चाहता हूं। ये ऐसी एक डिजीज है क्योंकि आज के जमाने में भारत दुनिया का डायबिटीज कैपिटल माना जाता है। तो शांति से बैठो, इस पॉडकास्ट से सीखो एंड आइडियली फैमिली के साथ ये पूरा पॉडकास्ट देखो। बहुत नॉलेज पैक पॉडकास्ट है और हर इंसान के लिए, स्पेशली हर भारतीय के लिए ऐसी नॉलेज होना जरूरी है। एंजॉय टुडेज एपिसोड विथ डॉक्टर राहुल बख्शी। डॉक्टर राहुल बख्शी का स्वागत है। कैसे हो सर? नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि आज की कॉन्वर्सेशन लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखें, सुने। हमने डॉक्टर पुताम्बेकर के साथ एक कैंसर रिलेटेड कॉन्वर्सेशन करी थी, जो इंडिया के एक डॉक्टर है, कैंसर सर्जन है, पर दुनिया भर के डॉक्टर्स उनका रिस्पेक्ट करते हैं एंड दुनिया भर के डॉक्टर्स स्पेशली इंडियन डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट करते हैं। और इंडिया में कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो टॉप ऑफ द फील्ड माने जाते हैं, आप जैसे डॉक्टर्स जो सेलिब्रिटीज को ट्रीट करते हैं, जो अल्ट्रा HNIs को ट्रीट करते हैं, वगैरह वगैरह। जब हमने वो डॉक्टर पुताम्बेकर का पॉडकास्ट रिलीज किया तब लोगों ने कमेंट किया कि थैंक यू, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं हमें कभी कभी डॉक्टरों से थोड़ा डर लगता है कि हम ज़्यादा उनका टाइम नहीं ले रहे हैं ना, ऐसी वो फीलिंग होती है और इसलिए आपको इन डिटेल चीज़ें नहीं पूछ सकते। ये कुछ कुछ पेशेंट्स का माइंडसेट रहता है। इसे ऐसे जो लंबे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, बहुत सारे लोगों को इन कॉन्वर्सेशन से बहुत वैल्यू मिलता है और हम ये कॉन्वर्सेशन इंडिया के लिए नहीं कर रहे, भारत के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो सर, डायबिटीज डेटा के अकॉर्डिंग भारत में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है और प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिलने वाला। बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको डायबिटीज हो चुका है और बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली होने वाला है बेस्ड ऑन करंट लाइफस्टाइल्स। और आई विल ऐड हियर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको है लेकिन मालूम नहीं है कि आज उनको डायबिटीज है। अच्छा, ये बहुत बड़ा नंबर है, विच इज़ द हिडन पार्ट ऑफ द पिरामिड। जो आइसबर्ग अपन बोलते हैं ना कि भाई पानी के बाहर जो दिख रहा है, जो पानी के नीचे है, वो बहुत बड़ा एक नंबर है जो मालूम नहीं, चूंकि किसी ने चेक ही नहीं किया, आज तक मौका ही नहीं मिला चेक करने का। एंड डायबिटीज़ इज़ एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कि उससे कोई आपको सिम्टम्स नहीं होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी शुरुआत में। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर आप आज आपका शुगर बढ़ जाए और पैर में दुखने लगे या तकलीफ हो, आप आज ही कल डॉक्टर के पास जाएंगे कि भाई पैर में दर्द क्यों हो रहा है, आप मेरे टेस्ट कीजिए, मुझे ठीक कीजिए। बट अगर शुगर धीरे धीरे जो बढ़ता जा रहा है, शुगर जो 100 है, 150 है, 200 हो रहा है और आपको कोई तकलीफ ना हो, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं है आपके हिसाब से, तो सारा काम चल रहा है, अपन फिट एंड फाइन है। ये डायबिटीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एसिम्प्टोमेटिक है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं।
कि भाई चुपचाप अपना काम करते रहता है, डैमेज आँख पे, हार्ट पे, किडनी पे। एंड एक फाइन दिन अपने को बताएगा कि भाई अचानक से अपन कितने पेशेंट देखते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में कि भाई हार्ट अटैक हो गया, रात को 2 बजे पेशेंट आया, शुगर जब हमने चेक की 300 शुगर है, पेशेंट बोल रहा है भाई मुझे डायबिटीज़ है ही नहीं। HbA1c जो एक 3 महीने का एवरेज टेस्ट है, आगे अपन बात करेंगे उस बारे में, वहाँ उन्होंने कहा, हमने HbA1c टेस्ट कराया 9 आ गया। अब 9 एक दिन में एक रात में नहीं होता है, इट टेक्स अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं 9 होने में। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को मालूम ही नहीं है डायबिटीज़। पर उन कुछ महीनों से पहले, कुछ सालों से पहले क्या होता है उनकी लाइफ में कि डायबिटीज हो जाता है किसी को? यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये शुरुआत बहुत जल्दी होती है। आजकल हम देख रहे हैं, चलिए अपन लॉकडाउन की बात करते हैं। जी। लॉकडाउन में हम सबका खाना पीने में बदलाव आया है। आप देखेंगे अलग अलग, जो स्विगी जोमेटो की अपन बात करते हैं, लोगों की ऑर्डरिंग काफ़ी बढ़ गई है, बाहर का खाना काफ़ी बढ़ गया है। एक एग्जांपल दूंगा मैं, एक बच्चा मेरे पास, जो पिताजी हैं वो मेरे पेशेंट हैं, मतलब उन्होंने उनके बेटे को उन्होंने नोटिस किया कि भाई रात को बार बार बच्चा उनका टॉयलेट जा रहा है, पेशाब जा रहा है। उनको याद आया कि भाई जब मुझे 10 साल पहले शुगर हुआ था, मुझे भी यही सिम्टम होता था। बच्चे की एग्जाम चल रही थी, एग्जाम खत्म होते से ही उन्होंने बच्चे का फास्टिंग पीपी शुगर कराया, 150 और 250 के लेवल पे आया। 18 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल लेवल क्या होता है? नॉर्मल फास्टिंग शुगर आज की तारीख में अगर हम नंबर्स की बात करें, 100 के नीचे, मतलब कि अप टू 99 वो नॉर्मल कहा जाएगा। 100 से 125 तक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्री डायबिटीज़, मतलब आप ना नॉर्मल है ना आप डायबिटीज़ के उसमें आए हैं। इस बीच में एक चीज़ क्रिएट की गई है, प्री डायबिटीज़। तो ये प्री डायबिटीज़ एक बहुत, और ये टर्म ही इसलिए लाया गया है, जो WHO और अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो ये सब डिसाइड करते हैं, ये इसलिए लाया गया है कि आपको सतर्क किया जाए, आपको बताया जाए कि भाई आप ये प्री डायबिटीज़ के लेवल पे आ गए हैं, आप बदलाव कीजिए, नहीं तो आप 2 साल 3 साल के अंदर डायबिटीज़ में आ जाएंगे। ओके। तो प्री डायबिटीज, और 126 एंड अबव, मतलब 126 फास्टिंग शुगर या उसके ऊपर कितना भी हो, वो हो गया डायबिटीज़। ये नंबर्स हैं। ओके। तो मैं जो बता रहा था कि उन्होंने जो बच्चे को नोटिस किया कि बार बार रात को पढ़ाई कर रहा है और पेशाब जा रहा है, फिर पानी पी रहा है, पेशाब जा रहा है, तो उनको याद आया कि मेरे समय पे भी मुझे ये वाले सिम्टम्स हुए थे। तो ऐसा नहीं कि हर किसी को असिम्टोमेटिक रहता है, कुछ लोगों को ये सिम्टम्स होते हैं, जो अपन बात करेंगे आगे भी, कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो उन्होंने अगले दिन ही मुझे फ़ोन किया, अपॉइंटमेंट लिया और अपने बच्चे को मेरे पास लेकर आए, शुगर टेस्ट। तो ये डायग्नोज उनके पिताजी ने किया। अगर पिताजी नहीं ध्यान देते कि भाई पेशाब कर रहा है, बच्चा भी नहीं कुछ बताने वाला था, तो कैसे मालूम पड़ता कि शुगर है? कुछ साल निकल जाते हैं, कभी कभी किडनी खराब होती है, उसके बाद लोग आते हैं, हार्ट अटैक होने के बाद लोग आते हैं। बहुत लोगों ने ये डायबिटीज शब्द सुना है, पर एग्जैक्टली समझते नहीं कि डायबिटीज होता क्या है। तो आप एक 5 साल के बच्चे को डायबिटीज के बारे में समझाओगे कैसे? सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। तो डायबिटीज़ सिंपल शब्दों में ये है कि भाई अपने शरीर में शुगर बनता है और शुगर यूटिलाइज हो जाता है, मतलब इस्तेमाल हो जाता है। नॉर्मल जो आदमी है उसमें वो शुगर अपने आप इस्तेमाल हो जाएगा, बॉडी में अपने फैट में, मसल में जाएगा और अपने आप इस्तेमाल हो जाएगा। हम खाना खाते हैं, तो जब आप कुछ भी खाते हो, चाहे वो नट्स हो, घी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कुछ भी, बेसिकली आपकी बॉडी उस चीज़ को ब्रेक डाउन कर देती है और उसे यूज़ करती है। बिल्कुल सही है। जो कहते हैं कि अगर आप बॉडी को ब्रेक डाउन करें तो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल्स होते हैं, उसी तरह किसी भी फूड के बिल्डिंग ब्लॉक्स ग्लूकोज होते हैं। करेक्ट? बिल्कुल सही। एकदम अगर आप फूड को ब्रेक डाउन करो तो उससे निकल के आता है ग्लूकोज। आपकी बॉडी आपके खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। यहां तक सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही। यस। अब इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत लगती है जिसका नाम है इंसुलिन। आप प्लीज मुझे करेक्ट करो, ये मैं नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। सही बोल रहे हैं। इंसुलिन है जिससे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और फिर मसल में, फैट में और अलग अलग जगह जहां उसको पहुंचना चाहिए, जहां इस्तेमाल के लिए जरूरी है, वहां वो चला जाएगा। ओके। तो ये होती है एक नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी जो खाने को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगी इंसुलिन के थ्रू। ठीक है? हार्मोन का मतलब है आपकी बॉडी में एक चीज होती है जिसकी वजह से कोई और फंक्शन हो जाता है। यानी कि जैसे एक चाबी की वजह से एक ताला खुलता है, उसी तरह हार्मोन्स किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो इंसुलिन आपके खाने को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और फिर आपकी बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करती है। जब आप खाना खा लेते हो आपको एनर्जी मिल जाती है, वही लॉजिक है। बिल्कुल सही। पर 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2। टाइप 1 जेनेटिक केस होता है, मतलब पैदाइशी आपको टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। नहीं, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। टाइप 1 यंग लोगों में होता है। जेनेटिक मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स में से आया है, मतलब टाइप 1 बच्चे को है तो जरूरी नहीं कि माता पिता में हो। इनफैक्ट जो उसका जेनेटिक कंपोनेंट है
माता में है अगर, तो बच्चे में होने के 3% चांस ही है। ओके माता पिता दोनों में तो 6-7% चांस ही है जी। तो दिस इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून कंडीशन। आपके शरीर में ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं। पर ये पैदाइशी होता है? नहीं, पैदाइशी भी हो सकता है न्यूनेटल डायबिटीज, बट ये बचपन में भी हो सकता है, ये 15 साल के लोग उम्र में भी आ सकता है, 20 साल 25 साल की उम्र में भी आ सकता है, बट जनरली स्पीकिंग यंग लोगों में होता है। ओके ऐसा नहीं कि भाई पैदा हुए और अगले दिन ही डायबिटीज डायग्नोज हो गया, नहीं। ओके, जैसे वसीम अकरम को टाइप 1 He डायबिटीज, has type 1 diabetes. Lot of celebrities have type 1 diabetes. Yes. और वो एक एथलीट है, मतलब हेल्दी है, फिर भी Absolutely. टाइप 1 डायबिटीज हो गया। बिल्कुल, उनको टाइप 1 डायबिटीज था, मतलब टाइप 1 डायबिटीज था, उसके साथ उन्होंने इतना अच्छा करियर किया है। प्रियंका जोनास के जो हस्बैंड है निक जोनास, ही हैज टाइप 1 डायबिटीज। ओके, ही हैज टाइप 1 डायबिटीज। तो आप देखिए कितना सक्सेसफुल लोग हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको ये डायबिटीज है टाइप 1। बट एक चीज़ जो मैसेज मैं याद देना चाहूँगा अपने सुनने वालों को, कि डायबिटीज़ चाहे टाइप 1 चाहे टाइप 2 आपके ज़िंदगी में, आपके करियर में कोई चेंज नहीं लाएगा जी। अगर आप सतर्क रहें, अगर आप अपना कंट्रोल अच्छे से करें, अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, जो दवाइयाँ लें, तो ये कोई बदलाव नहीं करेगा और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। ओके, और टाइप 2 डायबिटीज आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है अक्सर, या हमेशा? हमेशा दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। ओके, मतलब अगर आपने बॉडी का ख्याल नहीं रखा, खुद का ख्याल नहीं रखा, तो टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। और जब लोग कहते हैं कि यार डायबिटीज हो गया, दे एक्चुअली टॉकिंग मोस्टली अबाउट टाइप 2 डायबिटीज, बिकॉज 90-95% डायबिटीज जो है वो टाइप 2 है। तो अगर अपन कह रहे हैं डायबिटीज है, तो अपन टाइप 2 की ही बात कर रहे हैं, अनलेस अपन स्पेसिफाई करें कि भाई टाइप 1 में ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, तो बेसिकली मान लो आपने जिंदगी भर खुद का ख्याल नहीं रखा, जो मोस्टली डायबिटीज टाइप 2 पेशेंट्स में क्या होता है कि आपने बहुत सारे डिजर्ट्स खाए हैं जिंदगी भर, आपका वेट गेन हो चुका है, चावल भर भर के खाया है जिंदगी भर, हमेशा इडली डोसा आप खाते हो, बहुत अल्कोहल पिया है जिंदगी भर, ऐसी नॉटी चीज़ें करी है। तो जिंदगी भर क्या हुआ मोस्टली, चलो हम शुगर्स की बात करते हैं, डिजर्ट की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, तब आपके बॉडी में एक चीज़ है जिसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। अब जब भी आप कुछ चीनी खा रहे हो, राइस खा रहे हो, दारू पी रहे हो, तो आपके पैंक्रियास थोड़े अलर्ट हो जाते हैं कि यार अच्छा चीनी आ गई, चलो इसे ब्रेक डाउन करना है, चलो इंसुलिन इंक्रीज कर देते हैं। अभी जिंदगी भर आपके पैंक्रियास ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस किया, एट सम पॉइंट आपकी इंसुलिन आपके बॉडी पर काम करना थोड़ा सा बंद कर देती। बिल्कुल सही है। तो ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अपन कुछ खा रहे हैं और पैनक्रियास जैसे ही शुगर दिखता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जी। अब धीरे धीरे जैसे वजन बढ़ता है, एक्सरसाइज एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, और जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो शुगर ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब शुगर को देख के पैनक्रियास क्या करेगा, और इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, और बढ़ गई और इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। तो और हाँ, शुगर बढ़ती है क्योंकि या तो आपने हाई शुगर वाला खाना खाया, या तो क्योंकि आप एक्टिविटी कम कर रहे हो, वो शुगर को कोई जगह नहीं मिलती जाने को। सिंपल टर्म्स में बिल्कुल सही है। और इंसुलिन भी अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए पैनक्रियास ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। नॉर्मल आदमी में जो अपने सेहत का ध्यान रखेगा, अगर वो 2 गुलाब जामुन खा ले आज, मलाई डाल के भी या रबड़ी डाल के भी, तो भी उनका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन अपना काम करेगा। डायबिटीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो पैनक्रियास जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। वो शुगर को बोल रहा है कि भाई आप मसल में जाओ, आप फैट में जाओ, पर शुगर नहीं जा रहा है। क्यों इंसुलिन अपना काम नहीं इसी चीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन का असर कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द अपना वजन बढ़ने की वजह से, एक्सरसाइज एक्टिविटी न होने की वजह से इंसुलिन का असर कम हो रहा है, और धीरे धीरे करके पैनक्रियास थक जाता है कि भाई मैं कितना प्रोड्यूस करूं। इसलिए लोग आप देखेंगे कितनी बार सीरम इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं। वी आर नॉट बिग फैंस। मैं सीरम इंसुलिन टेस्ट करवाने का बड़ा फैन नहीं हूं। मैं अपने पेशेंट्स में सब में नहीं करता हूं, जहाँ जरूरत हो वहीं करता हूं इंसुलिन या सी पेप्टाइड। उसका एक कारण है, बिकॉज आप जिन डायबिटीज़ के पेशेंट में करोगे तो उसमें इंसुलिन ज़्यादा आना ही है टाइप 2 डायबिटीज़ में, बिकॉज आपका पैनक्रियास थक चुका है इंसुलिन बना के, और वो इंसुलिन अपने ब्लड में तैर रहा है सिर्फ, बट काम नहीं कर रहा है। मतलब शुगर भी हाई है और इंसुलिन भी हाई है। दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब मान लो अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, तो आपका इंसुलिन आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। वैसे भी जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो वैसे भी जा रहा है, और ब्लड स्ट्रीम में जाके वो अपना काम करता है। खून भी, अरे शुगर भी तो ब्लड में ही है, तो वहाँ जो ब्लड में शुगर जो तैर रहा है उसको बोलेगा कि चलो तुम भाई मसल में जाओ या तुम फैट में जाओ, ब्लड को खाली करो, ब्लड शुगर नहीं बढ़ना चाहिए। ओके। तो शुगर सुनता ही नहीं, डीट हो गया एकदम से, बिकॉज अपन ने शरीर को ऐसा बना दिया है कि शुगर भी बढ़ते जा रहा है बट इंसुलिन को अपना काम नहीं करने दे रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को इस तरह से हम समझा सकते हैं। ओके, इट्स लाइक मान लो पैनक्रियास एक गन की तरह होती है, और जिंदगी में अगर आपने उस गन को बहुत ज्यादा अब्यूज किया तो उस गन की फायरिंग थोड़ी कम हो जाती है। फायरिंग तो इनफैक्ट नहीं, फायरिंग बढ़ रही है, गोलियां ज्यादा निकल रही हैं, बट वो गोली टारगेट पे नहीं जा रही है। ओके, फायरिंग बढ़ गई है बिकॉज जितने बदमाश लोग घूम रहे हैं, समझो शुगर है तो उसको फायर करना है अपने को, तो पैनक्रियास तो फायरिंग कर रहा है बट गोली जगह पे नहीं लग रही है, तो बदमाश लोग भी बढ़ते जा रहे हैं और गोलियां भी बढ़ती जा रही हैं। मैं एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहा हूँ इन मोर डिटेल।
यस तो नॉर्मली एक हेल्दी इंसान में मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हूँ, एलिजिबल भी हूँ, सिंगल भी हूँ, इनकेस यू वांट टू सेट मी अप, पर मैं हेल्दी हूँ, एक्टिव लाइफस्टाइल है मेरी, बट आई लाइक फूड, तो आई एंड अप ईटिंग बाहर का खाना कभी कभी। पर क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मान लो कल जाके अगर मैंने पाव भाजी भी खाई, तो वो पाव भाजी, वो ब्रेड, वो आलू मेरे पेट में जाकर डाइजेस्ट होगा, उससे जो शुगर निकलेगा मेरे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। पर क्योंकि मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस नॉर्मली है, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस नॉर्मली है, इसलिए वो आलू और वो ब्रेड मेरे ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज होगा। क्योंकि मैं फुटबॉल भी खेल रहा हूँ तो उसमें एनर्जी लगती है, मैं पॉडकास्ट में फोकस कर रहा हूँ उसमें एनर्जी लगती है वगैरह। अगर एक अनहेल्दी इंसान जो एक्सरसाइज नहीं करता और जिसने ज़िंदगी भर बहुत डिजर्ट खाया है, सपोज, या अल्कोहल पिया है, उसकी बॉडी उसी पाव भाजी को अलग तरीके से डाइजेस्ट करेगी। तो जब वो ब्रेड ब्रेक डाउन होगा पेट में इनटू शुगर, वो शुगर ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। अभी यहाँ मेरी बॉडी में, अब मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, वो शुगर मेरी ब्लड स्ट्रीम में ब्रेक डाउन होती है इंसुलिन की वजह से, उसकी ब्लड स्ट्रीम में क्योंकि उसके पैनक्रियास थक गए हैं जिंदगी भर के अब्यूज की वजह से, वो शुगर तैरती जाएगी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही शुगर दिखेगी, अपन ने पाव भाजी खाई, अपन ने कुछ एक डेजर्ट भी लिया जी, पैनक्रियास तो एक्टिव हो जाएगा कि भाई शुगर निकालो, अरे इंसुलिन बनाओ, और इंसुलिन बनेगा, वो उसकी शुगर को सही जगह पे पुश नहीं कर पाएगा। सही जगह मतलब मसल है, फैट है, वहाँ पे इंसुलिन का काम है कि शुगर को डाले, वो डाल नहीं पाएगा। तो जब उनमें आप खाने के बाद आप चेक करेंगे पाव भाजी के बाद 200 आ रही है शुगर, 250 आ रही है, 350 आ रही है, 300 आ रही है। और आपके जैसा आपने बताया कि आप एकदम हेल्दी हैं, फिट हैं, आपके इसमें करेंगे तो आपके 140-150 के ऊपर शायद नहीं जाएगी, 140 के ऊपर भी नहीं जाएगी खाने के बाद की, जो कि नॉर्मल शुगर है खाने के 2 घंटे बाद में, लेस देन 140। जो इंसुलिन का पर्पस है, इट्स बेसिकली वो जो शुगर या ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में तैर रहा है, उसको आपके बॉडी के हर सेल में कैसे भेजते हैं, वो इंसुलिन का पर्पस, उसको सही जगह पे पहुंचाना जहाँ उसका काम हो जाए। ओके, मतलब आपके बॉडी में सेल्स होते हैं, हड्डी के सेल्स होते हैं, स्किन, जो भी एटसेट्रा, अगर उनमें एनर्जी, उनमें पेट्रोल पहुंचाना है, वो होता है इंसुलिन का काम। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके, अभी एक एक्सट्रीम डायबिटिक पेशेंट के केस के बारे में बात करते हैं ज़्यादा समझने के लिए। तो मान लो किसी को बहुत इंटेंस डायबिटीज़ हो गई है, वर्स्ट केस, तो फिर क्या होता है? फिर आपकी बॉडी उस शुगर को कैसे यूज़ कर पाती है? अब वहाँ पे ऐसा होता है कि बॉडी यूज़ ही नहीं कर पाती है। तो आप ध्यान देंगे कि जिनको शुगर 300-400 होती है, उनके, जब मैंने एसिम्प्टोमेटिक की बात की थी कि भाई सिम्टम नहीं होते, जब इतनी ज़्यादा शुगर रहे और कुछ समय के ले रहे हैं, 6 महीने साल भर के लिए, उनमें सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना। तो आप देखेंगे भाई शुगर 400 है लेकिन इसको भूख लग रही है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके दिमाग को ये कह रही है कि यार मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली, बिकॉज शुगर भी नहीं पहुंचा पा रही है, शुगर बड़ी होने के बाद भी, क्योंकि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर वो खाते बहुत हैं जी, तो वो डायबिटीज़ का सिम्टम है। प्यास लगना, भूख लगना, बार बार पेशाब आना, पेशाब आएगी फिर प्यास लगेगी, फिर पानी पिएंगे। पर पेशाब क्यों आता है इतना? पेशाब इसलिए आता है कि नॉर्मल शब्दों में बॉडी का एक तरीका है, जब शुगर मेरी 180 के ऊपर हो जाती है, किडनी का एक थ्रेशोल्ड होता है, हमारी जो किडनी है उसका एक थ्रेशोल्ड होता है कि 180-200 के ऊपर जब शुगर जाए, किडनी पेशाब के माध्यम से शुगर बाहर निकालती है। अच्छा, इसलिए आप देखेंगे भाई मेरी रिपोर्ट आई पेशाब की, शुगर प्लस आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि पेशाब में शुगर निकल रही है, शरीर आपका निकाल रहा है, क्योंकि उतनी शरीर खून में उतना सहन नहीं कर पा रही शुगर, तो शरीर अपना काम करने की कोशिश कर रहा है कि पेशाब के माध्यम से निकल रहा है, बट उसके साथ फ्लूइड निकलता है, पानी निकलता है, फिर क्या होगा? प्यास लगेगी, सिग्नल जाएगा कि पानी पियो, पानी पियेंगे और पेशाब आएगी। मतलब आपका एक्सक्रीशन का सिस्टम ये सोचा कि यार इतना ज्यादा शुगर कैसे, चलो निकालो इसे। एब्सोल्युटली। और एक्चुअली आपके बॉडी से ही पानी खींचकर पेशाब में फेंक देती है। और जब पानी निकलेगा तो आपको जुबान सूखेगी, मुंह सूखेगा। लोग बोलते हैं सर गला इतना सूख जाता है। पेशेंट जो मेरे सामने बैठते हैं, HbA1c 12-13 जो एक रिपोर्ट होती है शुगर की, बढ़ी हुई शुगर की, तो बोलते हैं सर इतनी प्यास लगती है सर, पूरा गला सूख जाता है और मैं आधा लीटर पानी पी जाता हूँ। रात को दिन लोगों को 4-5 बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, आप इमेजिन कीजिए। तो नींद भी खराब होती है, उससे थकान होती है, सारे सिम्टम्स रिलेटेड हैं डायबिटीज़ के। तो जब हम ये डिस्कस करेंगे मैं और बताऊंगा, बट दिस इज द साइकिल। सबसे डरावनी या सबसे शॉकिंग चीज़ आपको क्या लगी है आपके पूरे डायबिटोलॉजिस्ट होने के करियर में? मतलब कुछ ऐसे सरप्राइजिंग चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि यार ये भी हो सकता है इस दुनिया में। ओके, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं। डायबिटीज़ जब इस 1970-1980 के समय ब्लड टेस्ट शुरू हुए थे, उसके पहले बहुत ज़्यादा ब्लड टेस्ट नहीं थे, यूरिन टेस्ट होती थी। यूरिन में स्ट्रिप डाला और शुगर, उसमें शुगर प्लस आया तो बोला डायबिटीज़ है। उसके भी पहले जब यूरिन टेस्ट नहीं थे, पता है डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते थे डायबिटीज़ कैसे है? कि भाई जब भी आप जहाँ पेशाब करते हैं टॉयलेट में, वहाँ अगर चींटियाँ दिखी, वो डायबिटीज़ है, क्योंकि पेशाब में चीनी है, पेशाब में शुगर है,
चींटियाँ आएंगी और उनको तो मीठा लगेगा। और वैसे तो मेरे एक पेशेंट हैं, उन्होंने देखा कि जब भी सुबह वो टॉयलेट में जाती हैं तो उनको चींटियाँ दिखती हैं। और फिर पता लगाया उन्होंने घर में कि रात में कौन टॉयलेट कर रहा है, कौन पेशाब जा रहा है। उनका 18-19 साल का बेटा था, वो रात को पेशाब करने जाता था 2-3 बार। तो मेरे पास आए, लॉकडाउन का समय था, वो लड़का क्रिकेट खेलता था। लॉकडाउन में ऑफकोर्स हम सब घर में कैद हो गए, तो क्रिकेट उनका बंद हो गया। और ये स्विगी जोमेटो चालू होने से वो लड़के को चाइनीज़ खाने का बहुत शौक था। तो वो रोज़ रात को 10-11 बजे चाइनीज़ खाना मंगा के खाता था और फिर रात को पढ़ाई करता था या जो भी टीवी देखता था। तो पेशाब 1-2 बार करता होगा। मॉर्निंग में मदर ने नोट किया कि भाई चींटियाँ हैं, उनको स्ट्राइक किया कि भाई इनका शुगर का टेस्ट करना चाहिए। वो लड़के को शुगर आ गया। घर मेरे पास लेके आई बेटे को। मैंने पूछा कि आप उनको चाइनीज़ क्यों खाने दे रही थी, आपको तो मालूम है, मेरे पेशेंट हैं, कि मालूम है आपको घर का खाना खाना चाहिए। तो बोलती है सर क्या बताऊँ, मैं तो 7-8 बजे उसको घर का पूरा खाना खिलाती थी, पूरा खाना बिठा के खिलाती थी घर का। उसके बाद रात को वो डिनर चाइनीज़ ऑर्डर कर लेता था एक और बार, मतलब वो 2 बार खाना खा रहा है रात का। तो दिस वॉज अ बिट डिफरेंट, नॉट फनी बट एक अलग ये मौका था जब किसी माँ ने अपने बच्चे का डायबिटीज़ एक पुराने तरीके से, जो सालों पहले या दशकों पहले डायग्नोज होता था, पेशाब मतलब टॉयलेट में चींटियाँ देखने से, उन्होंने उस तरह से देख के डायग्नोज किया। अदरवाइज तो मालूम ही नहीं पड़ता। और अगर मालूम नहीं पड़ता है तो मैंने आपको बताया साइलेंट किलर है। ये तो धीरे धीरे आंखों पे, किडनी पे, हार्ट पे डैमेज कर सकता है। आजकल हम 20 साल, 22 साल, 25 साल में भी हार्ट अटैक देख रहे हैं। तो कहीं कहीं इसमें बाकी भी कारण होते हैं, बट डायबिटीज़ भी कहीं कहीं एक छुपा हुआ कारण है। जो आपके हार्ट के जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस करके एक है, जो वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा करता है, हार्ट के ब्लड सप्लाई को थोड़ा सा रोकता है, उस वजह से भी हार्ट अटैक होता है। मतलब टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि डायबिटीज आपके बॉडी के लिए एटम बॉम्ब है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और जैसे कैंसर एक बहुत लेट स्टेज के बाद होता है और वो भी एक तरह की एटम बॉम्ब भी होती है बॉडी के लिए, पर डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज के लिए स्पेशली बहुत वक्त लगता है और सब कुछ नष्ट कर सकता है आपके बॉडी के अंदर। बिल्कुल, बहुत सक्षम है सारी चीज़ें नष्ट करने में। और एक स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। कैंसर होगा आपको अचानक मालूम पड़ेगा, ऑफ कोर्स विल नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन, बट यहाँ पे डायबिटीज एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे कितने बार, एक मैं एक और चीज़ याद करूँगा, एक पति है मेरे वहाँ दरवाजे पर नॉक किया हॉस्पिटल में और अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के लेके आए। पत्नी धीरे धीरे चल रही है, पहली बार मेरे पास पेशेंट आ रहा है, उन्होंने कुर्सी पे बिठाया। मुझे 2-3 मिनट लगे जानने में कि पत्नी की दोनों आंखें डायबिटीज़ की वजह से चली गई हैं। आंखें यंग 30 ऑड का कपल था, 30 साल की उम्र रही होगी। और डायबिटीज़ आंखों पे भी असर कर सकता है। और इनफैक्ट कैटरैक्ट के बाद डायबिटीज़ इंडिया में अंधे होने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। तो कैटरैक्ट तो क्या उम्र से होता है, सबको होता है। डायबिटीज़ ऐसी चीज़ जो प्रिवेंटेबल है। कैटरैक्ट आप रोक नहीं सकते, जो मोतिया बिंदु बोलते हैं हम जी, उसको आप रोक नहीं सकते। डायबिटीज़ को तो हम रोक सकते हैं। तो मुझे इतना दुख हुआ उनको देख के कि भाई हाथ पकड़ के लेके आ रहा है, आप इमेजिन कीजिए, पति और उनकी वाइफ की दोनों आंखें चली गई, बिठाए मेरे सामने, बोला सर इनको शुगर है और आप शुगर कंट्रोल कीजिए। मतलब बॉडी के कोई भी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकता है डायबिटीज। बिल्कुल। और लॉजिक वही है, उन टिश्यूज तक आपकी ब्लड शुगर पहुंच रही नहीं है क्योंकि इंसुलिन का प्रॉब्लम है। नहीं, वहाँ ज़्यादा ब्लड शुगर पहुंच रही है, ज़्यादा ब्लड शुगर पहुंच रही है। अच्छा, मतलब हाँ, वो खून में तो शुगर है, यूटिलाइज नहीं हो पा रही। हाँ, यूटिलाइज नहीं हो पा रही। मतलब एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की बॉडी में शुगर पहुंचती है पर यूज हो जाती है। यहाँ पे यूज नहीं हो रही, तो आंख में जो पर्दा होता है, हम उसको रेटिना कहते हैं जी, वहां पे जाके शुगर छोटी छोटी ब्लीडिंग करती है, पहले छोटी छोटी ब्लीडिंग करती है, ग्लूकोज की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जो ब्लड वेसल है वहां पे ब्लड वेसल में असर आता है शुगर का, और थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का भी असर आता है, उस वजह से आंख के पर्दे में ब्लीडिंग हो जाती है। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि छोटी मोटी ब्लीडिंग आपको दिखेगी नहीं। तो मैं एक चीज़ अपने सुनने वालों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है, साल में एक बार आपको अपने आंख के डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट, बायोलॉजिकली स्पीकिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा ज़्यादा कि शुगर वहाँ जाकर कैसे नष्ट कर सकती है आपके उस सेल्स को? बेसिकली वो ये कि आंख का जो पर्दा है वहाँ पे जाके छोटी छोटी ब्लीडिंग हो जाती है, और वो उसको भी प्रॉब्लम ये है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप बोलेंगे मुझे तो सब सही दिख रहा है। वो ब्लीडिंग इतनी छोटी होती है कि खाली एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख के स्पेशलिस्ट, आंखों में पर्दे में स्पेशल कैमरे से देख सकते हैं। इसलिए कितने पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि भाई आपको आंख के डॉक्टर को दिखाना है साल में एक बार, बोलेंगे सर सब सही तो दिख रहा है, आप क्यों भेज रहे हो? कारण ये है कि बिकॉज अर्ली स्टेज में, शुरुआती तौर पे आपको बिल्कुल सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो हर पेशेंट को साल में एक बार आंख की जांच कराना जरूरी है। पर ये फिर ऐसे क्यों होता है कि आपने जिंदगी भर बॉडी का ख्याल रखा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सडनली थोड़ी एक्सरसाइज कम कर दी तो डायबिटीज हो गया? मैं पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि आपकी शुगर तो बढ़ने के लिए तैयार बैठी है, किसी की भी जरा भी ढील दे दो, आप 1 महीने की ढील दे दो। अब मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ तो जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जो बढ़िया रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं, HbA1c जो मैंने बात की थी 6 आया, 6.5 आया, तो बहुत खुश होते हैं पेशेंट कि सर आपने कंट्रोल करवा दी। मैंने बोला मैंने नहीं करवाई है, मैंने जो आपको बताए थे बदलाव आपने किए हैं, आपने शुगर कंट्रोल किया है। आई ऑलवेज से दिस,
मैं पेशेंट्स के ऊपर ही सारा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है पेशेंट को समझने को। बिकॉज वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि जरा सी आपने डील दी, 15 दिन अपन गाँव चले गए, 15 दिन घर में त्यौहार आ गया, शादी आ गई, शुगर तो बस बढ़ने के लिए तैयार बैठी है। सर बुढ़ापे में सबको डायबिटीज़ होता है क्या? सबको नहीं, बट एल्डरली में अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो उम्र के साथ डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ जाती है। बिकॉज उसका कारण वही है कि जब आप 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, आपका पैनक्रियास धीरे धीरे थकता है, इंसुलिन प्रोडक्शन भी थोड़ा कम होता है। जो आपके जवानी में 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा था, आज 80 साल की उम्र में उतना नहीं हो पाता है। और भी बाकी कारण होते हैं उम्र के साथ, तो उस वजह से भी डायबिटीज़ आती है। बट अगर आपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखा हो, डाइट एक्सरसाइज अपना मेंटेन किया हो, योग आप अगर करते हो, वॉकिंग अगर आप करते हो, तो हो सकता है कि आए भी ना। और अगर आएगी तो उतनी नहीं आएगी कि भाई 4 गोलियां मुझे देनी पड़ रही है, इंसुलिन देना पड़ रहा है। हो सकता है कि सिर्फ डाइट और वॉकिंग से मैं कंट्रोल करवा दूं थोड़ा सा बढ़ा के, या हो सकता है एक ही गोली, नाम की गोली से मैं कंट्रोल करवा दूं। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज पे से विश्वास नहीं उठना चाहिए, वही आपका सहारा है। जो बूढ़े पेशेंट्स आते हैं आपके पास, उनमें मतलब अगर आप भारत के सारे एल्डरली लोगों को स्टडी करें जी, कुछ लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है और कुछ लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ नहीं हो चुकी है। फ़र्क क्या होता है दोनों में? ऐसे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? नहीं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसमें। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते होंगे। जेनेटिक फैक्टर्स, कहाँ आप रह रहे हैं, स्ट्रेस, अच्छा, पॉल्यूशन। जी आजकल कोविड के बाद भी कुछ पेशेंट्स में कोविड के बाद डायबिटीज़ देखा गया है, तो स्टडीज़ अभी भी चल रही हैं। बट कोविड वायरस भी, कोरोना वायरस जो था, उसका भी कुछ आया है कि भाई पैनक्रियास पे असर कर रहा है और मॉडिफाई कर रहा है। एक एस रिसेप्टर करके होता है वहाँ, वो अटैच होके इंसुलिन प्रोडक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। जी इसकी स्टडीज़ अभी भी चालू है। बट कारण बहुत सारे हैं। स्ट्रेस उसमें से एक है, नींद उसमें से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर आप अच्छे से 7 से 8 घंटे अगर आप सो रहे हैं, तो आप खुद पे एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं, अपने लिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बिकॉज कम सोने से भी डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ती है। जितने भी मेडिकल कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं ना, चाहे वो कैंसर डॉक्टर के साथ हो, स्किन डॉक्टर के साथ, आपके साथ, जिससे भी बात करिए, यही सेम फैक्टर्स निकल के आते हैं। नींद, खाना पीना, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, यही है। ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल एक शब्द है, बट उसके अंदर यही सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप इन सब का ध्यान रखेंगे तो आप सोचिए, स्किन आपकी अच्छी रहेगी, कैंसर की रिस्क कम रहेगी, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्दी रहेंगी। फिर भी सर लोग नहीं सुनेंगे। बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। बट कुछ लोग ठोकर लगने के बाद सीखते हैं, कुछ लोग शायद हमारी ये बातचीत करने के बाद भी कोई बदलाव ले आए। जब मैंने जाना कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रिपेयर कर रहा था पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे बात करूँ। या तो मैं कठोर तरीके से बात कर सकता हूँ ऑडियंस के साथ और कह सकता हूँ कि ठीक है, अगर डिसिप्लिन नहीं लाना है लाइफ में, अनुशासन नहीं लाना है, तो आपको इलनेस होगा, ठीक है, बीमारियाँ होगी लाइफ में, डायबिटीज़ मोस्ट लाइकली आपको होगी। पर फिर मैंने ये भी सोचा कि मेरे बोलने से कुछ बदलने नहीं वाला, लोग जैसे जी रहे वैसे ही जीने वाले। हमारा काम बस ये है कि उन्हें डायबिटीज़ के बारे में सिखाएं, प्यार से बात करें, ठीक है। इससे प्यार से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मुझे कठोर तरीके से कहना होता तो मैं ऐसे कहता, मैं कहता कि यार देखो, डिनाई योरसेल्फ समटाइम्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार गुलाब जामुन खाने हैं, रसगुल्ला खाना है, जो भी डिजर्ट्स खाने, खुद के दिमाग को ना बोलो और ना बोलने की आदत डालो, बहुत फायदे मिलते हैं, आपका दिमाग तगड़ा हो जाता है। एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, 1-2 साल के लिए कर रहे हो, वो एक आदत बन जाती है, आपको फिर एक्सरसाइज की ज़रूरत लगती है, राइट, यू बिकम एडिक्टेड टू दैट। बिल्कुल बिल्कुल सही। लोग तो कहते हैं कि 21 दिन में आदत लग जाती है जी, जो बात सही है। हम भी बदलाव करते हैं। एक बार शुरुआत में आप 20-21 दिन, पेशेंट्स को भी यही बोलता हूँ, सिंपल चीज़ है, चाय में शक्कर। जी, मैं पेशेंट्स आजकल जैसे बम्बई की जो मैं पेशेंट देखता हूँ, दिन में 4 चाय, 5 चाय, 6 कप चाय होना कोई बड़ी बात नहीं है जी, तो मैं पूछता हूँ पेशेंट से कि भाई आप चाय में शक्कर लेते हो? बोला हाँ सर लेता हूँ। बोले कितनी सर? 1 चम्मच। तो फिर मैं पूछता हूँ कि भाई छोड़ सकते हो? बोले नहीं सर, चाय में तो शक्कर चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ कि भाई दिन के कितने कप? बोले सर 6 कप। महीने के कितने कप? बोले सर 180 कप। तो यहाँ मैं 1 चम्मच छुड़वाने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं 180 चम्मच शक्कर छुड़वाने की बात कर रहा हूँ। पेशेंट को एकदम से समझ आती, सर ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था और मैं बिल्कुल कल से चाय की शक्कर छोड़ दूंगा। फिर मेरा जवाब होता है कल से नहीं, आप अपनी आखिरी शक्कर वाली चाय घर पे पी के आए हैं। जो पेशेंट मेरे सामने बैठा है हॉस्पिटल में, कि आज के बाद चाय में शक्कर नहीं, बिकॉज ये छोटी चीज़ है, शक्कर है, बिस्किट है, ब्रेड है, टोस्ट है, ये सब चीज़ें जो डेली वाली चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा नुकसान करती हैं। दुनिया का हर धर्म सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करता है, हर धर्म। बिल्कुल। अगर आप एक्चुअली भगवद गीता के अंदर घुसे तो उसकी भी कोर मैसेज यही है, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करो। अगर हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ, इस भूलोक में हुआ, एक्चुअली भगवान आपकी टेस्ट कर रहा है कि यार ये सारे डिस्ट्रैक्शंस है आपके लिए, कंट्रोल करोगे खुद को। मतलब एक तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है, ड्रग्स होते हैं, बिल्कुल, दारू होता है, मेरे अकॉर्डिंग खाना भी एक तरह की डिस्ट्रैक्शन ही होती है।
और खाने को एंजॉय करना चाहिए, पर भगवान आपके बैलेंस को टेस्ट करेगी। ठीक है, अगर एंजॉय करना तो आप कितना ही एंजॉय कर लोगे। एटलीस्ट ये मेरा दुनिया को देखने का एक नज़रिया है। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एट एज 16 एक गॉल स्टोन हो चुका था, क्योंकि उसी क्रिकेटर की तरह मैं भी थोड़ा बहुत एक्टिव था, मार्शल आर्ट्स करता था, इसलिए मुझे लगा कि मैं बहुत तगड़ा हूँ, स्ट्रांग हूँ। एट एज 16 गॉल स्टोन हो गया, और जिस डॉक्टर ने मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी करी, उन्होंने बैठकर मुझे समझाया कि बेटा अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी ही रही तो कुछ सालों में डायबिटीज़ हो जाएगी, और 25 या एज 30 पर आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। और मैं आज भी जिंदा हूँ क्योंकि मैंने खुद का ख्याल रखा, और क्योंकि मैंने लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज कर दी। 10th स्टैंडर्ड में बहुत पढ़ाई करी थी मैंने लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, पर उस पढ़ाई की मोटिवेशन के लिए हर रात को खाने के बाद मैं गुलाब जामुन खाने जाता था, और 10th स्टैंडर्ड के बाद ही ये सर्जरी हो गई। मेरी लाइफस्टाइल इतनी गंदी थी। तो लर्निंग टू से नो एट एन अर्ली एज वाज द बेस्ट थिंग आई डिड। उससे मुझे डिसिप्लिन मिल गया, जिसे हमने यूट्यूब में भी यूज़ किया। इतने सारे पॉडकास्ट हम डिसिप्लिन के थ्रू ही रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं शो ऑफ भी कर रहा हूँ, पर आप लोगों को डिसिप्लिन का मतलब भी समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट बायोलॉजिकल टॉपिक न्यूरो साइंस है। ठीक है, दिमाग का साइंस, आपके नर्वस सिस्टम का साइंस। एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब आपका दिमाग ना एक पेड़ की तरह होता है, और जिंदगी भर उस पेड़ का शेप और साइज चेंज होता रहेगा, और उस पेड़ की शेप और साइज को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो अगर जिंदगी भर आपने गुलाब जामुन खाए तो गुलाब जामुन की एक एडिक्शन हो जाती है, चीनी की एक एडिक्शन हो जाती है, और आपका वो पेड़ चीनी से बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाता है। पर अगर आपने एक दिन रोक के ये सोचा कि नहीं, मुझे एडिक्ट नहीं होना है, मैं खुद को ना बोलूंगा, तो अगले दिन वो क्रेविंग थोड़ी सी कम हो जाती है। आपका दिल चीनी को थोड़ा सा कम चाहता है, अगले दिन थोड़ा सा कम, अगले दिन थोड़ा सा कम। एक दिन ऐसा आएगा जहां आप चीनी को क्रेव नहीं करोगे, आपका दिल गुलाब जामुन नहीं चाहेगा, आपका दिल प्रोटीन चाहेगा, घर का खाना, सब्जी चाहेगा। और ये सच में होता है, पर ये एक रियलिटी है जो बहुत लोग इमेजिन नहीं कर सकते। योगा पे मेरा फोकस है और वेट ट्रेनिंग पर मेरा फोकस है। प्रोटीन भी खाता हूँ, और मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, स्मोकिंग नहीं करता हूँ। पर मेरी लाइफ में एक ऐसा भी फेज था जहाँ अल्कोहल बहुत पीता था, नॉनवेज बहुत खाता था, और शुगर बहुत खाता था, एज इन यही डिजर्ट्स। फिर डिजर्ट को थोड़ा कम किया स्लोली, मतलब आई थिंक एट एज 25 मैंने नॉनवेज को छोड़ा, और वो भी ग्रेजुअली छोड़ा। अब मैं प्योर वेज बन चुका हूँ। इट्स हेल्प मी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉनवेज छोड़ो, वेज, वो पूरी अलग डिस्कशन है, बट यहाँ डिस्कशन जंक फूड के बारे में मेनली हो रही है। ठीक है, लोग कहते हैं कि मुझे स्वीट टूथ है, मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली वो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात हो रही थी, उस न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से, आपकी जिंदगी भर के आदतों की वजह से आपको ये लगता है कि आपके दिमाग को चीनी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपके दिल को चीनी अच्छी लगती है, पर सच ये है कि आप खुद एक एडिक्ट बन चुके हो। सॉरी मैं इतना ज्यादा कठोर तरीके से बात कर रहा हूँ। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जो आप बता रहे हैं समझने के लिए। और न्यूरोप्लास्टिसिटी को आप बदल सकते हो, ये सारे न्यूरो साइंटिस्ट ने शो पर आकर कहा है। तो उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को बदलने के लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ विल पावर, दृढ़ निश्चय। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी मैंने आप कहा, सर आप कुछ कहना चाहोगे बिफोर? नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि ये बीमारी जो है ये डिसिप्लिन की बीमारी है। क्योंकि डायबिटीज़ में कभी कभी होता है कि पेशेंट ने एक डॉक्टर को दिखाया, 2 3 4 6 महीने नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया। तो जब पेशेंट मेरे पास आता है घूम फिर के, मेरा ये होता है कि ना डॉक्टर बदलने से फ़ायदा होगा, दवाइयाँ पेशेंट को सही चल रही होती हैं, दवाइयों में फॉल्ट नहीं होती जी। तो मेरे पास पेशेंट आया है, शुगर अभी भी आया है, सही की सही दवाइयाँ हैं, तो मेरा क्या रोल है यहाँ पे? मेरा रोल है उसको सही रास्ता दिखाना कि भाई ट्रीटमेंट ना डॉक्टर चेंज करने से होने वाला है, ना दवाइयाँ चेंज होने से। कितनी बार मैं दवाइयाँ चेंज नहीं करता हूँ, कभी कभी कम करके बेचता हूँ, बट मैं कहाँ समय देता हूँ पेशेंट को, क्या समझाता हूँ, कभी पूरा उसका खान पान सुबह से लेकर रात तक पहले समझता हूँ। तो मेरा एक ये रहता है, ईट इन मॉडरेशन। कोई भी चीज़ आप मॉडरेशन में कीजिए, एक लिमिट में कीजिए, तो आप सब चीज़ें कर सकते हैं। जितना मैं जान रहा हूँ, अक्सर लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ शुगर खाने की वजह से होता है, मतलब ज़िंदगी भर डिज़र्ट्स खाएं, वो भी एक कारण है, पर मेन वजह मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय नाश्ता है हमारा, नाश्ता मेन वजह है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अलग अलग भारत के अलग अलग भागों का एग्जांपल दे रहा था कि कहीं पे पराठे हैं, कहीं पे पोहा है, कहीं पे उपमा है। मुंबई में मेरे पास इतने पेशेंट हैं जो घर पे सुबह 6 बजे निकलते हैं जी। रहते हैं बोरीवली में, सबब में काम है, मरीन लाइन्स पे, चर्च गेट पे, सुबह सुबह निकल जाते हैं, नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है। आए स्टेशन से एक वड़ा पाव ले लिया, खाया, चाय पी ली और निकल लिया। अब वो वड़ा में फ्राइड है, आलू है, और पाव में तो अपने मैदे वाली ब्रेड है। तो ये चीज़ अगर आप हफ्ते में 5 बार खाएंगे तो आगे तकलीफें तो आनी है। पर जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, उसी पर्सपेक्टिव से
डायबिटीज के साइंस में और एंटी और कॉम्बैटिंग डायबिटीज के साइंस में भी प्रोग्रेस आ रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आजकल एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि जो नई दवाइयाँ आ रही है, हर 1 साल 2 साल में अब नई दवाई एक मार्केट में आएगी डायबिटीज़ के लिए, और सारी दवाइयाँ एक ही तरफ जो साइंस है और जो रिसर्च है जा रही है कि भाई वज़न कैसे कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। सारी दवाइयाँ, अब बाकी दवाई नहीं आ रही कि शुगर को कैसे कम करना है, वो नहीं, अब आ रही है वजन। बिकॉज लोगों को ही समझ आ गया है, साइंटिस्ट को भी और बाकी डॉक्टर्स को भी, कि भाई हमारे देश में भी और बाकी जगह भी, कि वजन एक बहुत बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया है। वजन अगर मैं आपका, जैसे पेशेंट आया 90 किलो का है, आइडियल बॉडी वेट समझिए 80 होना चाहिए, 6 फुट के हैं, तो उनका अगर मैं 90 का 80 करवा दूँ तो यहाँ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आपका सब चीज़ नॉर्मल आ जाए। ये पक्की बात है। अगर 10% बॉडी वेट अगर अपन ने कम करवा दिया, 7 से 10%, 90 किलो का 10% 9 किलो होता है, तो आधी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। इसे ज़्यादा समझने के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें से क्या कोई भी मोटे नहीं है? बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ वजन से या मोटे लोगों को ही डायबिटीज़ होता है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। शुरुआत में अपन ने बातचीत की थी टाइप 1 और टाइप 2। इसके बीच में एक डायबिटीज़ है, टाइप 1.5 कहते हैं उसको कभी कभी, या लाडा इंग्लिश में, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट, LADA। ये डायबिटीज़ कैसा है कि शुरुआत में टाइप 2 की तरह बिहेव करेगा। टाइप 2 और टाइप 1 में सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज़ को जब से डायग्नोज हो जाए या जब मालूम पड़े से हमेशा तक आपको रोज़ इंसुलिन लेना पड़ेगा। गोलियां काम नहीं करती, और अगर आप इंसुलिन बंद करेंगे तो शुगर 300-400 हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे, वेट लॉस होगा, उल्टियाँ होगी, और आपको भर्ती करना पड़ेगा। उसको एक कंडीशन बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA। ये है टाइप 1। विदाउट इंसुलिन दे कैन नॉट सर्वाइव। इंजेक्शन हर दिन लाइफ में दिन में 3 बार, दिन में 4 बार भी। मतलब निक जोनस और वसीम अकरम आज भी बिल्कुल इंसुलिन लगा रहे हैं। उसके लिए आजकल इंसुलिन पंप भी आ गए हैं, जो हो सकता है वो लोग ये यूज़ कर रहे हो, जो पंप लग जाता है छोटा सा, बट इंसुलिन तो वो भी कंटिन्यूस डाल रहा है। इंजेक्शन लगाइए या कंटिन्यूस पंप लगाइए, बट इंसुलिन तो दिन भर आपको लेना ही है। खा के नहीं ले सकता। इंसुलिन की टैबलेट नहीं आई है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज पेशेंट्स भी मेरे पास कभी कभी आते हैं कि सर इंसुलिन की कोई गोली आई है क्या मार्केट में? नहीं, अभी तक रिसर्च चालू है। कुछ सालों पहले एक इनहेल्ड इंसुलिन आया था जो आप पंप की तरह ले सकते थे, बट वो नहीं उतने अच्छे तरह से रिजल्ट दे पाया। बट अभी तक इंसुलिन की गोली नहीं आई है, बट होप है कि फ्यूचर में आए, और मैं समझता हूँ कि जो भी ये ईजाद करेगा वो नोबेल प्राइज़ विनर होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक हमारे पेशेंट्स की लाइफ में एक बदलाव होगा। अगले साल इंडिया में एक और इंसुलिन आने वाला है, विच विल बी वंस वीकली इंसुलिन। इंडिया में क्यों? मतलब बाहर तो आएगा, इंडिया में अगले साल लॉन्च होगा, क्योंकि कुछ दवाइयाँ बाहर पहले आती है, इंडिया में थोड़ा सा समय बाद आती हैं, बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस एंड क्लियरेंसेस। हफ्ते में एक बार खा लो? नहीं, लगा लो, इंजेक्शन लगा लो, इंजेक्शन ही। आज तो आदमी को रोज लगाना पड़ रहा है। ये टाइप 2 में हफ्ते में एक बार से काम हो जाएगा। टाइप 1 वालों को तो फिर भी जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दिन में 3 बार लेना पड़ेगा, बट जो आदमी महीने में 30 बार लगा रहा है उसको मैं बोलूँ कि भाई आपसे कल से आप महीने में 4 बार लगाएंगे तो आप खुशी देखिए। इंजेक्शन तो इंजेक्शन है, इवन दो दे गेट यूज टू इट, वो उसके आदतन हो जाते हैं, बट जो फ्रीडम मिलता है, इसलिए टाइप 2 में मेरे को एक जगह मुझे एक और खुशी मिलती है कि किसी पेशेंट की जिनकी डाइट और एक्सरसाइज अच्छी ना हो, जो दिन में 2 बार 3 बार इंजेक्शन लगा रहे हो, उनका मैं डाइट एक्सरसाइज बदलाव करवा के, थोड़ा वजन कम करवा के, उनका 3 बार का 2 बार या 2 बार का 1 बार इंसुलिन करवाऊँ। और कुछ पेशेंट में टाइप 2 में इंसुलिन बंद भी हो सकता है। तो जो पेशेंट मान चुका है लास्ट 7 साल से 10 साल से इंसुलिन लगा लगा के थक गया है, बट मान चुका है कि इंसुलिन तो मेरी लाइफ लॉन्ग है, उसका अगर मैं बंद करा सकूँ तो आप पेशेंट की खुशी सोचिए और मेरी खुशी सोचिए। और इसका प्रोसेस यही है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है टाइप 2 डायबिटीज़ का। आप खान पान बदलाव कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अगर अपना वजन ओवरवेट या ओबीस के रेंज में है, वजन ज़्यादा है, वजन कम कीजिए, और आप देखिए दवाइयाँ कैसे भाग जाएंगी सारी। मतलब रियलिस्टिकली ऐसे बहुत लोग हैं जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं जो शायद एक टॉप क्वालिटी डॉक्टर के कंसल्टेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मेन सलाह यही है 100% कि एक्सरसाइज करो, कसरत करो, एक्टिव रहो, बॉडी को एक्टिव रखो, और खाना पीना मस्त रखो। मतलब अल्कोहल अगर पी रहे हो वो कम करो। बिल्कुल, वो तो बंद तो सबसे अच्छा है। मतलब ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप 15 दिन में पीजिए या 7 दिन में पीजिए, बंद कर दे तो बहुत बढ़िया है, बट हम समझते हैं सोशल लाइफ है, मिलना जुलना होता है, तो 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार अगर होता है सोशली ठीक है, बट उसकी आदत मुश्किल है। और डॉक्टर का भी ऐसा नहीं है। देखिए डॉक्टर, मैं बता रहा हूँ, लगभग आप जहाँ भी जाएंगे दवाइयाँ वही रहेगी। तो अल्टीमेटली मैंने बताया ना कि जो पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, कितनी बार मैं दवाइयाँ चेंज ही नहीं करता हूँ, मैं वही दवाइयाँ लिखता हूँ, मैं समय देता हूँ सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल पे, जो अपन ने यहाँ भी डिस्कस किया है। तो दिस इज एज गुड एज अ कंसल्टेशन। ये मैं पेशेंट के सामने बैठ के 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे बात करता हूँ, यहाँ तो अपन 1-1.5 घंटा 2 घंटा बात करेंगे आज। तो वो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे जो पेशेंट सामने बैठा है वही बातचीत मेरी सारी हो रही है।
एक टर्म है इंग्लिश में जिसे कहते हैं ब्लू जोन्स, मतलब दुनिया भर कुछ ऐसे जोग्राफिकल लोकेशंस होते हैं, जगह होती है जहां लोगों की एवरेज एज बहुत ज्यादा होती है, 100 से ज्यादा होती है। अब जब इन जोग्राफिकल रीजन्स पर रिसर्च किया गया तब पता चला कि कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। उनमें से एक बहुत कॉमन फैक्टर ये था कि उन सारे रीजन्स में जो बूढ़े लोग भी थे उनकी भी लाइफस्टाइल हल्के से एक्टिव थी। और एक्टिव कैसे? मोस्टली खेती करते थे। बिल्कुल, मतलब खेती एक तरह की बहुत सस्टेनेबल एक्टिविटी होती है, क्योंकि आप नीचे बैठ रहे हो, आप ऐसे हाथों को यूज कर रहे हो, आप ऊपर उठ रहे हो, लेग्स को वर्क कर रहे हो, हाथों को यूज कर रहे हो, कोर को यूज कर रहे हो। बेसिकली बॉडी को थोड़ी सी एक्टिव रखनी चाहिए। उसके अलावा डिजर्ट्स कम, होटल का खाना कम, फोन पर बैठकर खाना ऑर्डर इतना नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा, जो आप ऑलरेडी जानते हो वही चीज़ है ना सर। बिल्कुल 100%। जैसे आप देशों के नाम ले रहे हैं, आप जापान देखिए, आप सिंगापुर देखिए, कोरिया देखिए, वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ देखिए, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ वेरी हाई। जापान की चीज़ ये है कि वो राइस खाते हैं, बट राइस के साथ क्या खाते हैं? फिश और वेजिटेबल्स। तो उनका खाना काफ़ी मतलब सिंपल है उस हिसाब से, बिकॉज फिश भी अलाउड है। मतलब मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट पेशेंट्स आते हैं तो मैं बताता हूँ, तो फिश भी अलाउड है। डायबिटीज़ में आप फिश खा सकते हैं। इनफैक्ट मेरे जो बंगाल के पेशेंट होते हैं, उड़ीसा के होते हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि देखिए, राइस की अपन ने बात की थी, राइस बंद नहीं किया जा सकता। अगर कोई उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, तमिलनाडु से, उनको मैं बोलूँ कि भाई आप चावल खाना बंद कर दो और कल से रोटी शुरू कर दो, नहीं होने वाला है। तो आई कांट टॉक लाइक दिस टू माय पेशेंट्स। मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई पेशेंट कहाँ से है, क्या वो खा रहे हैं, और उसमें छोटा मोटा क्या बदलाव किया जाए। तो अगर हाँ राइस की क्वांटिटी इतनी है तो मैं कहूँगा कि चलिए अपन 30% कम करके देखें जी। उसके साथ आप अगर फिश ले रहे हैं तो आप फिश बढ़ाइए, आप सैलेड्स बढ़ाइए, सब्जियां बढ़ाइए, दाल लेते हैं दाल लीजिए, उस तरह से बैलेंस करना होगा। जो मैंने राइस के बारे में जाना है भारतीय पर्सपेक्टिव से, ये मैंने डाइटिशियन से भी बात करी है, बहुत सारे लोगों से बात करी है पॉडकास्ट पर। भारत में राइस के अलग अलग स्पीशीज होते हैं, बिल्कुल, पर अक्सर हम ना सिर्फ बासमती राइस खाते हैं, जो वाइट राइस होती है बेसिक सी, वो खाते हैं। अगर आपको राइस खानी है तो राइस की स्पीशीज को चेंज करते हो, रेड राइस खाओ, ब्लैक राइस खाओ, वाइट राइस खाओ। वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, थोड़ी हेल्दी प्रैक्टिस होती है। बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर 60 साल के व्यक्ति को मैं बोलूं कि भाई आप कल से ब्राउन राइस शुरू करो, एक बार तो शुरू कर देंगे, बट अब आपने ब्राउन राइस खाया होगा, आई एम श्योर, आप समझते हैं स्वाद होता है सर। तो उतना इजी नहीं है। मैं भी यूज्ड हूँ, मैं जब सिंगापुर में था और बाहर भी अपन थे, और अब इंडिया में भी सारी चीज़ें मिलती है। ब्राउन बासमती राइस भी मिलता है आजकल। तो आप जाएंगे अगर सुपरमार्केट में, यू विल फाइंड ब्राउन बासमती राइस जी, तो है बहुत बढ़िया। शुरुआत से अगर शुरू किया जाए, यंग एज में अगर शुरू किया जाए तो ईजी है, बट क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्राउन राइस हो गया तो ऐसा नहीं कि हम इतना खा सकते हैं, जी जी, क्वांटिटी उसकी भी सही रखनी पड़ेगी। तो बट जानना कि भाई पेशेंट कहाँ से हैं, किस लोकेशन से हैं, कल्चरली क्या खाते हैं, खाने का क्या शौक है उनको, उस हिसाब से गुजरात के पेशेंट में और मुंबई के पेशेंट में फ़र्क होगा थोड़ा सा, या महाराष्ट्र के पेशेंट में, उड़ीसा के पेशेंट में फ़र्क होगा। तो उनकी दिनचर्या को समझ के ही मैं बदलाव करता हूँ, विच वर्क्स वेल। अक्सर भारतीय लोग जब होटल जाते हैं ना तो खाना मंगाते हैं, जो भी पनीर की सब्जी एटसेट्रा एटसेट्रा, दाल मंगा लेते हैं, और सारा कुछ खाने के बाद, नान रुमाली रोटी खाने के बाद राइस ऑर्डर कर लेते हैं। आहा, बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट की बारिश। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, दो एंगल है इसको। एक है कि भाई जिनको डायबिटीज़ नहीं है जी, जो हम यंग हैं, ऐसे भी काफ़ी हमारे लोग सुन रहे होंगे, और एक जिनको डायबिटीज़ है। पहले डायबिटीज़ वालों की बात करूँगा मैं। तो डायबिटीज़ वालों पेशेंट्स में मैं उनको मैं कितनी बार डाइटिशियन के पास भी रेफ़र करता हूँ। इनफैक्ट मेरी वाइफ ही डाइटिशियन है, मेरे काफ़ी पेशेंट वो देखती हैं। तो बट उसके अलावा मैं अपने 5-10 चीज़ें उनको बताता हूँ। जो मेरा ये मानना है कि जो भी एक शब्द मैं आधे घंटे में पेशेंट को बोल रहा हूँ, वो सारा शब्द उनके यहाँ पे जा रहा है, वो स्टोर करेंगे, बिकॉज वो इतने ध्यान से और इतने मन से आए होते हैं डॉक्टर के पास। कोई भी डॉक्टर हो, वो डॉक्टर का एक एक शब्द अपने साथ लेके जाने वाले हैं। वो ना उनको लिखना है ना कुछ याद रखना है, वो उनको पूरा बैठ जाएगा मन में। तो मैं उनको बोलूँ कि भाई आप ब्रेड और बिस्किट आपको बंद करना है, ये रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप बंद कीजिए। अगली बार आऊँगे, सर आपने जब से बोला था मैंने एक बिस्किट भी हाथ नहीं लगाया। मैं कंपनियों के नाम नहीं लूँगा, बट 2-3 कंपनियों के नाम ऐसे हैं जो पेशेंट को लगता है कि भाई ये तो डायबिटीज़ का बिस्किट है, सर आप इसके लिए क्यों मना कर रहे हो? अरे भाई आप जाके पढ़ो, उसमें पहला इंग्रेडिएंट रिफाइंड फ्लावर है, दूसरा पाम ऑयल है, तीसरा फिर इन्वर्ट शुगर सिरप या कुछ फ्रक्टोज या कुछ तो है। तो वो सब चीज़ें उसमें भरी। उन्होंने, कंपनी ने नहीं बोला कि डायबिटीज़ के हैं। ये एक बात घुमी हुई है कि भाई डायबिटीज़ वालों के लिए बिस्किट, ऐसा कोई बिस्किट नहीं है जो मार्केट में नीचे आपको 20 रुपये में मिल जाए और आप डायबिटीज़ का पेशेंट खा सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये छोटे मोटे बदलाव मैं जो कराता हूँ, अगली बार पेशेंट आके बोलता है सर आपने जब से बोला है मैंने बिस्किट को हाथ नहीं लगाया, वो मेरी खुशी है, बिकॉज वो छोटी छोटी चीज़ें बदलाव लाएगी। जिस तरह से स्कूल में हमें मैथ सिखाया जाता है ना कि 15 + 15 = 30, ये किसी ने आपको लाइफ में कभी सिखाया है, और ये लाइफ स्किल है।
ताकि कल जाके अगर किसी ने आपको 15,000 दे दिए और किसी ने 15,000 दे दिया तो आपको पता चलता है कि 30,000 मिले। लाइफ स्किल अपने स्कूल में सीखिए। उसी तरह एक और लाइफ स्किल है जो आपको स्कूल में ही सीखनी चाहिए पर हम नहीं सीखते। बिल्कुल सही। आपको पता मैं क्या कहने वाला हूँ, लेबल को पढ़ना। एब्सोल्युटली। किसी भी चीज को घुमा कर लेबल को पढ़ो, क्या लिखा है, हमें क्या झूठ बोले जा रहे हैं, ये सीखो। क्योंकि हमारी दुनिया में आज के जमाने में आपको झूठ बोले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ऑडियंस को कौन से झूठ बोले जाते हैं? बिल्कुल सही है। तो कितनी चीज़ें बताई जाएगी कि डायबिटीज़ के लिए स्पेशल है, जैसे कि ओट्स खुद में एक अच्छी चीज़ है जी। बट जब ओट्स बिस्किट में पेशेंट के बेड के पास मैंने देखा था एक बार, पूछा कि बिस्किट खाते हो, बोला सर खाता हूँ लेकिन ये तो ओट्स बिस्किट है। पेशेंट के सामने ही मैंने उनको इंग्रेडिएंट्स पढ़वाए। ओट्स के बाद उसमें मैदा भी मिला हुआ था, अलग अलग फॉर्म में शक्कर भी थी और पाम ऑयल वगैरह था ही सही। तो ये फूड लेवल रीडिंग आपने बहुत अच्छी बात की है। ये बात मेरे बहुत क्लोज है। मैं कितनी बार अलग अलग सोशल मीडिया पे भी लिखता हूँ कि भाई फूड लेवल रीडिंग शुड बी पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। हमारी स्कूलों में पढ़ाई का भाग होना चाहिए और बहुत जल्दी से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि भाई थोड़ी बहुत सिंपल बैंकिंग सिखाई जाए, चेकबुक कैसे बना। मैं बड़ा हो गया था, मुझे चेकबुक बराबर नहीं आता था, बराबर से कभी किया नहीं। पापा ने पहली बार भेजा तो बैंक में किसी ने मदद की। तो वैसे तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये भी स्कूलों में सिखाई जानी चाहिए, खास करके न्यूट्रिशन, फूड लेवल रीडिंग, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं मेरे एक भाई के YouTube चैनल को हाईलाइट करना चाहूँगा। मेरा एक भाई है, उनका नाम है विवेक मित्तल, उनका चैनल है फिट ट्यूबर हिंदी। प्लीज़ जाकर उस चैनल पर बैठिए। और उन्होंने ये लेबल एडुकेशन करी है। और ये जो भी कंपनीज झूठ बोलते हैं ना हमें, बहुत बड़ी कंपनीज है, इंटरनेशनल कंपनीज है। और जब यूट्यूबर्स इन कंपनीज को कॉल आउट करते हैं ना, इन पर लीगल केस कर देते हैं, ये देखा है मैंने। तो आपको कभी कभी पता भी नहीं चलेगा। और विवेक भाई जैसे लोग, फूड फार्मर एक और है जो इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाते हैं, ये सारे लोग ना इन झूठे कंपनीज को एक्सपोज करना चाहते हैं, पर इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है इन कंपनीज की वजह से। तो ऑल वी कैन डू एज कंज्यूमर्स इज पहले तो जाकर इन लोगों को सब्सक्राइब करो, इन लोगों को सपोर्ट करो, क्योंकि ये लोग आपके सामने सच पेश कर रहे हैं। बट बेसिकली लॉजिक है, I'll tell you my everyday logic. मैं पैकेट को टर्न करता हूँ, अगर रिफाइंड फ्लावर लिखा होता है मैं उसे नीचे रख देता हूँ, खोलता भी नहीं हूँ। बिल्कुल सही। खाओ ही मत, जहर है वो। शुगर हर चीज़ में होती है, जितना हो सके टेबल शुगर भी कम खानी चाहिए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर चाय में चीनी डालनी है तो चीनी के बदले गुड़ की चाय पी लो। दैट्स अगेन, अभी लोग ना अभी गुड़ को अब्यूज़ करने लगेंगे। अगर गुड़ भी ज़्यादा खाया तो वो भी आपको डायबिटीज़ देगा एंड में। बट माई पॉइंट इज टेबल शुगर ना एक जहर की तरह होता है। और ये जितने भी पैकेज फूड आइटम्स होते हैं उन सारों में टेबल शुगर और मैदा भर भर के होता है, और पाम ऑयल तीसरी चीज़ होती है। बिल्कुल सही है। अगर ये 3 चीज़ें लिखी गई है, रिफाइंड फ्लावर, शुगर, पाम ऑयल, इनमें से एक भी, 2 भी, 3 भी, पैकेट को नीचे रख दो। बिल्कुल सही है। और एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगा, फ्रूट जूस। जब पेशेंट आते हैं मेरे पास, सर जो मेरा हमेशा कोई भी पेशेंट मेरे पास अगर बैठा है, बिना ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएगा। मतलब मैं पूछूंगा कि भाई जूस पीते हो कि नहीं। बोला हाँ सर पीता हूँ, लेकिन घर का पीता हूँ, बिना शक्कर का पीता हूँ। उनको लगता है कि भाई इतना कर लिया तो हेल्दी हो गया। बिना शक्कर का जूस, घर का निकाला हुआ भी जो बेस्ट होना चाहिए, उसमें भी वो शक्कर का पानी, आप समझिए जी। कोई भी फ्रूट हो वो शक्कर का पानी है। मैं फ्रूट्स अलाउ करता हूँ, पेशेंट्स को इनकरेज करता हूँ कि आप दिन के 1 या 2 फल खाइए, बट जूस आज के बाद हाथ मत लगाइए। मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रूट खाता हूँ, पर दिन में सिर्फ एक बार, और वो भी आई ट्राई ईटिंग इट विदाउट ईटिंग एनीथिंग एल्स। मतलब अगर मैं फ्रूट खा रहा हूँ तो मैं सिर्फ फ्रूट खाता हूँ। एंड यूजली या तो वर्कआउट से पहले या तो सुबह सुबह। मैं बहुत जूस पीता था पहले, जूस पीना बंद कर दिया, मेरा फैट % नीचे चला गया। बिल्कुल सही है। आई डोंट थिंक जूसिंग एक अच्छी हैबिट है। अगर आप बाहर जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, एक आध बार जूस मंगा लिया, वो अलग बात है। अगर आप हर दिन जूस पी रहे हो ना, इट्स नॉट गुड। और वही बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू वही न्यूरोप्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल, कि आपकी आदत हो चुकी है चीनी खाना, आप उसे बस रिप्लेस कर रहे हो जूस के साथ। उसके बदले यार मतलब फ्रूट खा लो थोड़ा सा, और दिन में एक बार थोड़ा सा, हैंडफुल, दैट्स इट। तो जो अच्छे पेशेंट होते हैं वो पूछते हैं कि सर आप फ्रूट तो खाने को बोल रहे हो, जैसे मैं संतरा खा सकता हूँ बट जूस क्यों नहीं पी सकता। तो मैं उनको सिंपल फिर एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ प्रैक्टिकल, कि 1 गिलास जूस में 4 या 5 संतरे लगते हैं, एक चीज़। दूसरा, संतरे का जूस निकाला और उसको छाने के जो उसका जो फाइबर है वो तो हमने फेंक दिया, और उसका रस का पानी पी लिया। और जब हम संतरा खाएंगे, उनसे पूछता हूँ आप 6 संतरे खा सकते हो क्या बैठ के? बोला नहीं सर 1-2 खाऊंगा, बट जूस तो 6 संतरे का पी सकते हैं। पेशेंट से मैं पूछता हूँ कि 1 गिलास जूस बनाने में कितने संतरे लगते हैं? पेशेंट बताएगा सर 5-6 संतरे।
तो संतरे का जूस निकाला, उसका जो भी फाइबर या कुच्चा है वो तो हमने फेंक दिया, और जो शक्कर का पानी है, आपने शक्कर नहीं डाली है मैं मानता हूँ, जो शक्कर का जो संतरे की खुद की शक्कर है वो पानी आप 60 सेकंड में पी गए। एक गिलास 60 सेकंड में आदमी पी जाता है। क्या आप 6 संतरे 60 सेकंड में खा सकते हैं? नहीं। आप संतरा छीलेंगे, एक एक उसकी फाँक, एक एक चीर उसकी आप खाएंगे, च्यू करेंगे, उसका फाइबर भी आपके पेट में जाता है, उससे पेट में एक सतह बनती है, एक लेयर बनती है, पेट भरता है। तो आप 4 5 6 संतरे एक साथ नहीं खा सकते, बट जूस हम एक बार में पी जाते हैं। जूस पीने से शुगर एकदम से रॉकेट की तरह बढ़ती है, और वही शुगर आपके लिवर पे भी जाके असर करती है। आजकल हम फैटी लिवर काफ़ी देख रहे हैं। फैटी लिवर एक नया, मतलब काफ़ी आजकल चर्चा में आ रहा है, ट्रेंडी डिजीज ना, ये मैंने सुना है। यस एब्सोल्युटली। एक्चुअली दारू की वजह से मेनली होता था। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज, NAFLD या MAFLD करके, ये एक नया टर्मिनोलॉजी आ रहा है MAFLD, बिकॉज अब माना जा रहा है कि डायबिटीज़ का और लिवर का बहुत क्लोज संबंध है। और ये सिंपल एग्जांपल है कि सारा ये जो शुगर है वो फैट बन के आपके लिवर में जमा हो जाएगा, और आगे जाके लिवर में फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस और कुछ केसेस में कैंसर की भी रिस्क बढ़ाएगा, लिवर के कैंसर की रिस्क। पता है, देखो मैं खुद अभी अल्कोहल नहीं पीता, पिया हुआ है लाइफ में, पर अब नहीं पीता योगा की वजह से, और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिले। पर भारत में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे लोगों को जज करते कि वो देखो अल्कोहल पी रहे हैं, पर खुद वो एक लीगल ड्रग खा रहे हैं जिसका नाम है शुगर, और खुद एक लीगल ड्रग जैसी लाइफस्टाइल जी रहे बाहर का खाना खाकर। बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि वो एक हाई मॉरल ग्राउंड पे क्योंकि वो अल्कोहल नहीं पी रहे, पर एक्चुअली लाइफस्टाइल उतनी ही खराब है। एंड में आपकी बॉडी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे वो अल्कोहल की बॉडी उनको ट्रीट कर रही है। आपको भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। बिल्कुल सही। इनफैक्ट ये जो मेटाबॉलिकल फैटी लिवर डिजीज है, इसकी रिस्क अल्कोहल वाले लिवर की रिस्क से ज़्यादा बढ़ने वाली है धीरे धीरे इंडिया में भी। तो दैट विल बी लेस कॉमन, और ये ज़्यादा कॉमन होने वाला है बिकॉज मोटापा, ओबिसिटी, वजन, ये ज़्यादा कॉमन हो रहा है। अल्कोहल तो लोग धीरे धीरे कम भी कर रहे हैं समझ के। तो ये एक चीज़ है जो हमको ध्यान देना चाहिए। अल्टीमेटली लिवर भी इन्वॉल्व होगा, और एक बड़ा प्रॉब्लम और है, लिवर और शुगर का बहुत करीबी संबंध है। मैंने वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी ली है प्री एज 16, ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स थे, और मैंने ये भी देखा कि मेरा माइंडसेट तब अलग कैसे था, एंड जो मैं आज हूँ विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मुझे मेरी ये वर्जन बहुत अच्छी लगती है। मैं खुश हूँ, बेसिकली ज़्यादा खुश हूँ। हर किसी को लाइफ में क्या चाहिए? खुशी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। हम पैसे, शोहरत, ये सब इन सारी चीज़ों के पीछे क्यों भागते? खुशी के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे आप ये सारी चीज़ ना अपने खुद के शांति और खुशी के लिए कर रहे हो, इसलिए थोड़ी देर के लिए खुद को डिसिप्लिन रखो। अगर आपने खुद को 6 महीने 1 साल के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन रखा, तब लॉन्ग टर्म में आपको खुशी मिलेगी, राइट? 1 to 6 months विल बी डिफिकल्ट, बट 1 to 6 months के पार चले जाओ। अभी एकदम एक प्रैक्टिकल CTA कॉल टू एक्शन में देना चाहूँगा, क्योंकि लोग हमारी बातें सुन रहे हैं कि जूस नहीं पीना चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, पर जब वो क्रेविंग आ जाए, जब आपका दिल आपको बोले कि यार नहीं चीनी दे दे, तब क्या करना चाहिए? मेरा एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये था कि पहले तो मैं जिम पर बहुत फोकस करता था, उसके लिए प्रोटीन चाहिए रहता है। तो अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो, मैं मानता हूँ कि पानी भी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। तो अगर मुझे क्रेविंग आती थी, मैं पानी बहुत पीता था, और थोड़ा सा प्रोटीन और थोड़ा सा फाइबर साथ में खा लेता था। मतलब तब मान लो कुछ वेजिटेबल ऑमलेट या ऐसे कुछ, वो मेरे लिए बहुत काम कर गया, और मेरी क्रेविंग्स भी चली जाती थी। और अगर एकदम अनबीटेबल क्रेविंग हो रही है सैटरडे को, संडे को, तब चलो थोड़ा सा वंस इन अ वीक डिजर्ट खा लेता था। 1 महीना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर उसके बाद जो बदलाव आपके दिमाग में आते हैं, मतलब आप लिटरली खुद के क्रेविंग्स को भी बदल सकते हो। आफ्टर अ पॉइंट आप चीनी को इतना क्रेव नहीं करोगे, आपका स्वीट टूथ रियली मिट जाएगा। और ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ पॉडकास्ट में, बट ये बहुत इफेक्टिव एडवाइस है। टेक 1 to 6 months ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बस उतना ही कहना चाहूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है कि हमें समय देना चाहिए, थोड़ा आदतें चेंज करनी चाहिए। एंड डायबिटीज़ पेशेंट से जब मैं मिलता हूँ, बहुत सारे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से डायबिटीज़, ये वाले पेशेंट्स में ज़्यादा देखता हूँ। नए वाले भी आते हैं, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लंबे समय के डायबिटीज़ वाले आते हैं। उनके साथ मैं ऑफकोर्स सही डाइट उनको समझाऊंगा, बट जो आपने कहा कि भाई हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, आई विल बी अ बिट लीनियंट विद देम। आम का सीज़न आता है कि भाई सर आम कैसे खाएं, तो उसके भी एक तरीके होते हैं, आम कैसे खाना चाहिए और वो सब। तो मैं उनको कभी कभी 15 दिन में, 10 दिन में एक बार कुछ मीठा अलाउ करता हूँ कि आप अगर 7 दिन आप अच्छे से रह रहे हैं, रोज़ अपन ने वॉक की है, अपना योगा किया है, एक्सरसाइज की है, खाना पीना बढ़िया, अपन ने सलाद है, अगर अपन वेजिटेरियन है तो अपन ने पनीर, दही वगैरह अच्छी मात्रा में लिया है, नॉन वेज है तो अपन ने उस हिसाब से जो डाइट का गाइडेंस है वो किया है, तो हफ्ते में एक आध बार, 10 दिन में एक आध बार कुछ मीठा खाने में कोई नुकसान नहीं है।
क्योंकि उससे आई थिंक पेशेंट को और मोटिवेशन मिलता है। एकदम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ ना तो पेशेंट कुछ फॉलो नहीं करता, थका के सब छोड़ देता है। सही बात है। तो अगर अपन नहीं, या तो ये डॉक्टर ने बोला है कि यार हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ बैठे तो वाइफ पेशेंट बोलेगा देख डॉक्टर ने बोला एक बार खा सकता हूँ। तो एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि इंक्रीमेंटली स्ट्रिक्ट होना चाहिए खुद के साथ। पहले एक चीज हटाइए, फिर उसकी आदत पड़ गई तो दूसरी चीज हटाइए। बिल्कुल सही है। आदत पड़ गई ऐसे पॉजिटिव आदत पड़ गई तो फिर दूसरी चीज हटाइए। ऐसे ग्रेजुअली आप खुद की लाइफस्टाइल को क्लीन अप कर सकते और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एक्टिव हो, आप उस जोन में चले जाओगे कि आपको खुद को शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। कि कोई कल आपको जिम भी जाना है या फुटबॉल आप खेलते हैं, आप बता रहे हैं, तो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करना है तो मन ही नहीं करेगा, तो वो जोन में जाना ज़रूरी है। तो अब ऑफ कोर्स जब पेशेंट आते हैं तो अब आई सी पेशेंट्स विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स कि भाई पैर में तकलीफ है, घुटने का ऑपरेशन कराना है, या वॉकिंग तो बंद है, तो ऑफ कोर्स आई एडवाइज देम कि भाई अपर लिम्ब एक्सरसाइज कीजिए या कुछ वैसा कीजिए। कितनी बार हो सकता है कि पेशेंट एक्सरसाइज ही ना कर पाएँ, अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ लेकिन शुगर बढ़ी हुई है, तो वी सी दोज काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स ऑल्सो। बट तो वहाँ अपन डाइट पे और दवाइयों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट जब तक अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक बड़ा एडवांटेज, अगर आप एक्टिव हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप अगर चल फिर सकते हैं, उसका प्लीज़ एडवांटेज उठाइए, बिकॉज हर कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस के बाद वो नहीं कर पाते। ओके सर, एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करी है हमने, जहां हम स्क्रीन को यूज करके चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और डॉक्टर्स के साथ ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी जाती है। तो आई विल आस्क यू, जैसे जब हम मूवी देखने जाते हैं ना, वो एंटी टबैको एड प्ले हो जाता है कि 27 की उम्र में ये हो गया एटसेट्रा, वैसे ही कुछ कर रहे हैं पर थोड़े बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ। तो टाइप वर्स्ट डायबिटीज फोटोज, ये है डायबिटिक फुट अल्सर। डायबिटिक फुट है ये। डायबिटीज़ में क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, मतलब 10 साल 12 साल का डायबिटीज़ हो, पैरों की जो नसें हैं वो काम नहीं करती। मतलब कि पैर क्यों? चूँकि जो सबसे लॉन्ग नर्व्स होती हैं वो पैरों को सप्लाई करती है, तो सबसे पहले लॉन्ग नर्व्स असर होती है। तो सबसे पहले पैर से शुरू होगा, फिर पैर से यहाँ तक अपने घुटने तक आएगा, उसके बाद हाथों में शुरू होगा। तो ये डायबिटीज़ का ये बात है कि जब घुटने तक वो सिम्टम्स आए, झुनझुनी होना, सेंसेशन नहीं लगना, पैर में कांटा लग जाए तो कांटा ना महसूस होना, वो सारी चीज़ें अपने को मालूम पड़ती हैं। तो जो पैरों की नसें हैं वो काम नहीं करती, तो मेरी सेंसेशन चली जाती है। अब सेंसेशन चली जाती है, अब मैं यहाँ चल रहा हूँ, ये टेबल है, उसकी अगर नोक मुझे मेरे घुटने पे पैर की उंगली पे लग गई तो इंजरी हो जाएगी, छोटी सी, हल्का सा खून आएगा, बट मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा, मैं चलते रहूँगा। फिर हो सकता है कि आप कोई पीछे से आ रहा है, बोले अरे ये खून कैसे फ्लोर पे, वो एक चीज़ है। या फिर कभी कभी नया शू पहना, शू बाइट होता है, शू बाइट हो जाता है, नया जूता पहन के कभी कभी शू बाइट होगा, पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज सेंसेशन ही चला गया है। जो भगवान ने जो ये प्रोटेक्शन दिया है पैर को कि भाई अभी कोई सुई लगे, अपने को कुछ ट्रिक हो जाए, सुई लग जाए मेरे हाथ में, तो अचानक से दर्द होगा और मैं उसका इलाज करूंगा। अगर आपको दर्द ही ना हो तो आप इलाज ही नहीं करोगे। तो ये शुरुआत वैसे होती है, या तो नया चप्पल जूता पहन के, या कोई छोटी सी जख्म लगी, उसको अपन ने ध्यान नहीं दिया, और जब तक हमको दिखा तब तक बहुत देर हो गई थी। ये डायबिटिक फुट अल्सर है। और कितनी बार हम देखते हैं कि भाई डायबिटीज़ के पेशेंट्स की उंगलियां कटी हुई हैं, या पैर यहाँ से कटा हुआ है, या घुटने के नीचे से जो बिलो नी एम्पुटेशन कहते हैं, घुटने के ऊपर से जिसे अबाव नी एम्पुटेशन कहते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है। शुरुआत होती है एक बारीक सी सुई या कांटा या कंकड़ लगने से या शू बाइट से, तो वहाँ सेंसेशन नहीं है, उस वजह से शुरू। ये डायबिटीज़ का एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। पर पूरे पैर वैर क्यों काटना पड़े? गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन हो जाता है, बिल्कुल सही, गैंग्रीन क्या फैलता होता है। गैंग्रीन जब ये छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है, खून में जो इन्फेक्शन है वो हड्डियों को, मसल को इन्वॉल्व करता है, और वहाँ जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो जाता है वहाँ पे। डायबिटीज़ में वैसे भी ब्लड सप्लाई कम रहता है। हार्ट अटैक होने का कारण क्या है? हार्ट को जो आर्टरीज जा रही हैं, हार्ट का खुद का जो ब्लड सप्लाई है वहाँ ब्लॉकेज आ गया। सर लॉजिक सेम है जो हमने बात करी क्या, कि आपके ब्लड शुगर को यूज़ नहीं किया जाता है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लगे, दिस इज एक इंग्लिश टर्म यूज़ करूँगा, अथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब जो आर्टरी अपने को ब्लड सप्लाई कर रही है, आर्टरी एक पाइप है जी, पाइप में अगर बीच में, पाइप के अंदर अगर कुछ जमा होते जाए, जो पानी का बहाव है, जो खून का बहाव है, वो अगर कम होते जाए तो वहाँ ब्लड कम पहुँचेगा। ब्लड कम पहुँचने से ब्लड में क्या होता है, सारे जो इंजरी अगर हुई है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन से ही सारी एंटीबॉडीज और सब जाती हैं और उसको ठीक करती हैं। अब मुझे यहाँ अगर इंजरी हो जाए लेकिन ब्लड सर्कुलेशन ही बराबर ना हो तो वो जगह ठीक ही नहीं होगी। ठीक नहीं होगी तो वो फैलेगी, यहाँ से है तो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, पूरा लाल हो जाएगा। और डायबिटीज़ में पेशेंट क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, भाई गोली ले ली, यहाँ एक डॉक्टर को दिखाया, फिर 7 दिन बाद दिखाया नहीं, तो वो बढ़ते जाता है। फिर जब होता है तो सर्जरी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई जख्म यहाँ तक फैल गया है, अगर इतना भाग नहीं निकाला तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी, जहर शरीर में फैल जाएगा, जो बोलते हैं सेप्सिस बोलते हैं, सेप्टिसीमिया हम बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो शुरुआत बहुत छोटी चीज़ से होती है। यहाँ मैसेज हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए है कि छोटी सी छोटी भी जो इंजरी हो हाथ में पैर में, आप जल्दी एक्शन लीजिए,
डॉक्टर को दिखाइए और उन डॉक्टर ने जो कहा है उसका पालन कीजिए, अदरवाइज वो बड़ी हो सकती है और बड़े बड़े ऑपरेशन और अपना कभी कभी कोई अंग भी हमने को गंवाना पड़ सकता है। जो पैर में इन्फेक्शन हुआ, अलग बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, अल्टीमेटली वही है, जो समझिए आप वही पैर है ये। अगर वो पैर में जो छोटा सा जख्म था उसका हमने ध्यान नहीं दिया तो ये तो फैल गया है, उसके बाद थोड़ा ऑपरेशन करके क्लीन किया है, उस तरह से ये पैर दिखा रहे हैं। ये मसल अपना जो फेशिया या मसल जो है पैर का अंदर का भाग, चमड़ी के नीचे का भाग दिख रहा है। तो ये तो एक कॉम्प्लिकेशन आया है अपना, आंखों के पर्दे पे ब्लीडिंग हो जाती है जी। सेकंड फोटो उसी का एक एक्सट्रीम फोटो है। ये जो बड़ी बीच में जो गोल नहीं, बीच में जो राउंड बना है ऊपर सन जैसा तो दिख रहा है आपको, जी 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 जी, सूरज जैसा जो दिख रहा है, ये वही है कि आंखों में आंखों के पर्दों पे ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, उससे आंखों की नज़र भी आपकी जा सकती है। तो ये एक है, किडनी पे भी असर होता है, किडनी पे असर होगा तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, डायलिसिस लास्ट स्टेजेस में आगे जाके डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। एक सरफेस लेवल चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, एक अर्ली सिम्टम ऑफ डायबिटीज वो होता है ना कि नेक काले कलर की हो जाती है। वेरी गुड। क्या कहते हो सर? अकैंथोसिस नाइग्रिकांस करके ये एक टर्म है, तो ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी, डॉक्टर हूँ तो नजर उसी तरह से पड़ती है। सेम पहले ना बचपन में जब मैं ये देखता था, ये थोड़े से जो हैवी लोग होते हैं, हेल्दी लोग होते हैं, उन पर दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। मैंने जब बचपन में ना मैं जाकर मैं दोस्तों से कहता था कि नहा ले भाई पर ये एक्चुअली गन नहीं है। नहीं, ये निकलेगा नहीं नहाने से या रगड़ने से, ये निकलेगा नहीं। ये एक स्किन चेंज है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आता है। इसके कुछ और भी सीरियस कारण होते हैं जैसे गैस्ट्रिक कैंसर वगैरह, बट वो उतने कॉमन नहीं है। नॉर्मली दिस इज साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। बायोलॉजिकली क्या हो रहा है? बायोलॉजिकली आई थिंक सम पिगमेंट्स आर गेटिंग अक्यूमुलेटेड देयर, बट ये अकैंथोसिस नाइग्रिकांस है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। इसका ये मतलब है कि आपका वजन ज़्यादा है, और जो शुरुआत में अपन ने बात की थी, शुगर बढ़ रही है, इंसुलिन बढ़ रही है, फिर और शुगर बढ़ी, फिर और इंसुलिन बढ़ी, पैनक्रियास डबल काम कर रहा है, इंसुलिन बढ़ के भी शुगर को कम नहीं कर पा रहा है। ये उस चीज़ की साइन है। आप इनका शुगर चेक कीजिए, शुगर बढ़ी हुई आएगी, ये 100% है। दिस इज प्री डायबिटीज सिम्टम। कुड बी इन पोस्ट या प्री में भी हो सकता है, या डायबिटीज़ में भी बिल्कुल काफ़ी कॉमन है, देखा जाता है। ओके और कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम? ये गर्दन के पीछे है, कुछ लोगों को एक्जिला में भी होता है, अपने अंडर आर्म्स के वहाँ भी यही सेम चीज़ दिखती है। इसके अलावा ओबेसिटी इज़ द मेन थिंग। तो ओबेसिटी में विसरल ओबेसिटी कहते हैं। जैसे इंडियन जो है ना, एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, इंडियंस के लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, द थिन फैट इंडियन। फिटनेस की दुनिया में स्किनी फैट बोला जाता है। यस एब्सोल्युटली। तो द थिन फैट इंडियन उन्होंने टर्मिनोलॉजी निकाली थी। तो इंडियंस का बीएमआई अगर 23 या 23.5 भी हो, जो हमारे लिए आइडियल है, उसके बाद भी इंडियंस में पाया गया है कि आपके लिवर का फैट, आपका विसरल फैट जो अंदर ओमेंटम या मेसेंट्रिक फैट होता है, वो फैट ज़्यादा है कंपेयर टू कोई वेस्टर्न काउंटर पार्ट या यूरोप या अमेरिका में आप देख लें, जिनका 23.5 बीएमआई होगा, वो काफ़ी हेल्दी होंगे। तो हम लोग अगर वजन ज़्यादा नहीं है इंडियंस में, तो भी हमारी डायबिटीज की रिस्क ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज हमारे यहाँ जो फैट है वो गलत जगह पे जमा होता है, लिवर में, पेट के आसपास, और विसरल फैट। जैसे मतलब आम जनता की लैंग्वेज में अंकल जैसी बॉडी कभी होती है ना, कि देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये मोटे तो नहीं है, पर थोड़े अनहेल्दी लग रहे हैं, पतले हैं पर डेफिनेटली एथलेटिक तो नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं खेलते। एग्जैक्टली। तो बाहर से उनका वजन करेंगे, हाइट करेंगे तो सही आएगा, सारे नंबर सही बैठेंगे। बट वो थिन फैट इंडियन करके बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो प्रोफेसर याग्निक ने शेयर किया था, और वो आज भी लागू है हम सब पे। विसेरल फैट मतलब ऑर्गन्स पर फैट जमा हो ऑर्गन्स जाता के बाहर, और मेन उसमें वो लिवर ही आता है। लिवर के पास, स्टमक के आसपास भी चमड़ी होती है, या एक फेशिया होता है, वहाँ पे ओमेंटम बोलते हैं उसको, तो वहाँ भी फैट जमा हो जाता है। तो जब ऑपरेशन करते हैं हम, तो सब पढ़ाई में हमने सब देखा है, तो वहाँ पे सारा फैट जमा रहता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस, बिकॉज उसका भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से और डायबिटीज से संबंध है। तो उसका पॉजिटिवली आप ये देख सकते हैं कि यार आप डाइट और एक्सरसाइज करें, ये सब होने के बाद भी वेट लॉस आप करें, तो आपका विसरल फैट भी कम होगा और आपका शुगर भी रिवर्स हो जाएगा। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच चुके हैं। आपने कहा कि हमें आज थोड़े से मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करना चाहिए। क्या होते हैं मिसकंसेप्शंस डायबिटीज़ को लेकर? दवाइयों के बारे में लेके पेशेंट्स को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है। सोचते हैं कि भाई दवाई एक बार चालू हो गई तो बंद नहीं होगी, या कुछ पेशेंट ये सोच के आते हैं कि सर आप दवाई मत दो, आप कुछ भी कर लो, मैं दवाई नहीं खाने वाला हूँ। क्योंकि दवाई, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं खानी भाई, बोले सर वो दवाई से मैंने पढ़ा है कि किडनी खराब हो जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ के पेशेंट को जिनकी शुगर अगर बढ़ी हुई है, डाइट एक्सरसाइज ऑफकोर्स आपके डॉक्टर समझाएंगे, डाइटिशियन समझाएंगे, और आप पालन भी करेंगे। बट अगर शुगर उस लेवल तक बढ़ी हुई है कि भाई डॉक्टर को लग रहा है कि दवाई की ज़रूरत है, तो सही में ज़रूरत है। मतलब दवाइयों से किडनी खराब नहीं होती। किडनी कब खराब होती है? जब आपकी बढ़ी हुई शुगर कुछ समय तक, कुछ महीनों, कुछ सालों तक बढ़ी हुई रहे तो। और वो कब रहेगी? जब अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो दवाइयाँ सारी 30-30 साल, 40-40 साल पुरानी भी दवाइयाँ हैं हमारे पास, और कुछ नई हैं जो 10-12 साल पुरानी है। नई
लेकिन 10-12 साल पुरानी, आप समझिए मेडिसिन में 12 साल पुरानी दवाई को आज भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दवाइयाँ 30-40 साल पुरानी भी हैं। तो ये दवाइयाँ सारी स्टडीज़ करके आती हैं, उनके छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते भी हैं, ऐसा नहीं कि दवाई बिना साइड इफेक्ट के है, साइड इफेक्ट्स हर चीज़ के हैं, बट मुझे मालूम है मैं क्या दे रहा हूँ और मैं आपको साइड इफेक्ट समझाऊंगा भी सही। मैं आप अगली बार आएंगे तो उस हिसाब से मैं ब्लड टेस्ट भी करवाऊंगा, हर टेस्ट का एक कारण रहता है। ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट उन दवाइयों में नहीं है, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट पेशेंट से बात करके उसके लाइफस्टाइल को चेंज करने में है। ये जब हम समझ जाएं तो आधा मेरा काम हो जाता है, तो उसी से सक्सेस मिलता है बेसिकली। इसलिए मैं मानता हूँ कि 20s में ही एक्सरसाइज की शुरुआत करनी चाहिए। 20s भी लेट हो गया मेरे हिसाब से। तो टीनेज किसी भी बच्चे में या किसी भी बड़े में वो शुरुआत कब होगी मालूम है? ना तो स्कूल में, ना पेशेंट के पैदा होने के बाद, वो शुरुआत होगी बच्चे के कंसेप्शन के पहले, उसकी माँ के बिहेवियर या लाइफस्टाइल से। जब माँ प्रेग्नेंट होने वाली है उसके पहले कि उनकी हेल्थ कैसी है, जब माताजी प्रेग्नेंट हुए हैं उन 9 महीनों में उन्होंने क्या खाया क्या पिया, कोई गलत स्मोकिंग या अल्कोहल तो नहीं किया, जब बर्थ हुआ वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। अगर मदर जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट होने वाले हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, वो अपने डाइट और एक्सरसाइज सही रखें, अपना वजन सही रखें, तो उसका असर आपके बच्चों पे भी आएगा, आने वाले बच्चे पे। यहाँ से हमको शुरुआत करनी है, ना कि 20 साल पे, ना कॉलेज में, ना स्कूल में, ना पैदा होने के बाद। वहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद ऑफकोर्स जब बच्चा छोटा है हम उनको ज़्यादा चॉकलेट और मिठाई से इंट्रोड्यूस ना करवाएं। आजकल आप फ्रिज खोलेंगे 4 तरह की चॉकलेट पड़ी रहती है। हमारे ज़माने में, हमारे टाइम में चॉकलेट वॉज अ लग्जरी, कि भाई अरे आज कोई चॉकलेट खाई हमने, आज तो फ्रिज में 4 पड़ी है, बच्चे ने इतनी खाई है कि उसको बस पड़ी है। हमारे टाइम तो आती थी और हम खाते थे और हो गया, चलो आज का बढ़िया रहा। मैं मानता हूँ कि डिजर्ट, चॉकलेट और कुछ भी प्रोसेस्ड खाना और कुछ भी चखना जो हम नाश्ते के लिए खाते हैं ना, सेव वेव, घर पे लाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, बिकॉज जो सामने पड़ा रहेगा हम वही लेंगे। मैं पेशेंट्स को भी वही एडवाइस करता हूँ कि डाइनिंग टेबल पे आप क्या रखते हैं, सेव भुजिया है या बादाम है और चना है और थोड़ा सा कुरमुरा ममरा है। ये एक बहुत बड़ी लाइफ हैक होती है। जब आप इस लाइफ हैक को अप्लाई करोगे ना तब इसका पावर पता चलेगा कि घर पर लाओ ही मत, खाना है तो घर के बाहर जाकर खाओ। बिल्कुल सही, लाओ ही मत। और चूंकि पेशेंट्स होते हैं कि भाई बिस्किट क्यों खाते हो, बोलो सर वो बच्चों के लिए पड़े इसलिए खाते हैं। बोलो आप बच्चों को खिला रहे हो, 20 साल बाद आप आपके बेटे को भी मेरे पास लेके आओगे, आई एक्चुअली टेल देम। तो आप बच्चों को भी मत खिलाइए, बिकॉज ये बीमारी ऐसी है जो आजकल सबको आने वाली है अगर जो अपना ध्यान न रखे तो, विच इज़ द ट्रूथ। तो बच्चों को भी, एंड वो समझते हैं कि नहीं सर आपकी बात सही है, हम बच्चों को भी नहीं खिलाएंगे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं तो फिर नाश्ते के लिए खाएं क्या? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हेल्दी, चना है, कुरमुरा है, ममरा है, आप अखरोट रखिए, आप कुछ और अपना बनाइए, स्प्राउट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, फ्रूट हैं, आप पपाया खाइए, आप एप्पल खाइए, इतने सारे और भी अपन देखेंगे तो 10-15-20 और चीज़ें निकल आएंगी। बट बहुत सारे हेल्दी चीज़ें हैं। आप दही आप एक बोल में खा सकते हैं, आप दही में फ्रूट मिक्स कर सकते हैं। सैलेड मतलब सिर्फ कटी हुई ककड़ी और टमाटर ही थोड़ी हैं, सैलेड्स कैन बी मेड इन सच एन इंटरेस्टिंग मैनर। सलाद को आप कितने अच्छे तरह से बनवा सकते हैं। हल्का सा अपन ने तेल में या घी में कुछ कर लिया, पनीर को अपन ने सेक लिया जी, सब्जियों के साथ अपन ने कुछ कर लिया, पनीर कितना बढ़िया लगता है। जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज है उनके लिए चिकन का कुछ हो गया, अंडा हो गया, फिश हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। एक बार आप उस तरफ जाइए तो सही। और उसके पहले TRS के पॉडकास्ट को खुद के दिमाग और दिल में डाउनलोड कीजिए दोस्तों। अब इंसुलिन मिथ्स को कवर करना चाहिए पॉडकास्ट को एंड करने से पहले। व्हाट इज इंसुलिन मिथ्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब पेशेंट देखता हूँ और जब भी इंसुलिन की बात आती है, अचानक से पेशेंट का हाव भाव, आप उनका एकदम से वो एक अपने शेल में चले जाते हैं, बिकॉज इंसुलिन से लोग डरते हैं। तो मेरा मैसेज यहाँ रहेगा, इंसुलिन से आप डरिए मत। इंसुलिन मिथ्स, जो इंसुलिन के बारे में गलत मिथ्याएं हैं जो लोगों के मन में है, मैं 4-5 चीज़ें वो बताऊंगा और उसका सही जवाब भी दूंगा। पहला मिथ ये होता है इंसुलिन का कि लोगों को लगता है कि भाई डॉक्टर ने इंसुलिन अगर बोल दिया तो मेरे डायबिटीज़ का लास्ट स्टेज आ गया, अब इसके आगे कुछ नहीं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट जब पेशेंट मेरे पास आते हैं, कितनी बार मैं इंसुलिन शुरुआत में ही शुरू करता हूँ और महीने 2 महीने 3 में चला के बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो शुरुआत में इंसुलिन का असर बहुत अच्छा आता है, पेशेंट को आराम भी मिलता है। जो पेशेंट्स का वेट लॉस हुआ होता है, जो पेशेंट्स को बाकी तकलीफें होती हैं, ऑस्मोटिक सिम्टम्स हम बोलते हैं, जो प्यास लगना, वजन कम होना, वो सारे मसल लॉस होना, ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं जो कुछ एक्सट्रीम केसेस में होते हैं। वहाँ इंसुलिन देने से 15 दिन में, महीने में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। दूसरा, पेशेंट को लगता है कि इंसुलिन से किडनी खराब हो जाएगी, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट जब किडनी फेलियर होता है, डायलिसिस शुरू होता है पेशेंट को, उनको एक ही दवा सबसे सेफ़ है, कोई गोली सेफ़ नहीं है उसमें, एक आध गोली छोड़ के, वो है इंसुलिन। इंसुलिन से किडनी फेल नहीं होती, किडनी खराब होती है हाई शुगर रखने से, क्योंकि हियर यू आर लुकिंग एट द ट्रेड ऑफ, या तो शुगर बढ़ा हुआ रहे या मैं इंसुलिन देके उसको कम करूँ। तो उसमें कोई मतलब सोचने की बात ही नहीं है। अगर आपका डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई इंसुलिन ज़रूरी है तो वो उस समय ज़रूरी है, और इंसुलिन चालू करके पेशेंट को लगता है कि लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इंसुलिन चालू करके सही समय पर अगर चालू हुआ
इंसुलिन बंद भी हो सकता है, हर पेशेंट में नहीं, लेकिन सिलेक्टेड पेशेंट में सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया गया, सही समय पे इस्तेमाल किया गया, इंसुलिन हम बंद भी कर सकते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि लोग इंसुलिन से डरते क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? एक तो कि इंजेक्शन है, और दूसरा जो मैंने आपको मिथ्स बताए कि भाई इंसुलिन की दिया मतलब लास्ट स्टेज आ गया। इंसुलिन सर मेरे दोस्त ने चालू किया था, लेकिन उसको तो ज़िंदगी भर चल रहा है सर, बंद ही नहीं हुआ, ऐसी चीज़ क्यों लगानी सर, आदत पड़ जाएगी। लोग ये कहते हैं उनका शब्दों में कि सर इंसुलिन से तो आदत पड़ जाती है, अब मत दीजिए बराबर है। लेकिन अभी आज आपकी परिस्थिति ये है कि आप 4-4, 5-5 गोलियों पे हैं जो काम नहीं कर रही हैं, आपके लिवर पे भी सूजन है, शुगर भी बढ़ी हुई है, HbA1c जो हम टेस्ट कहते हैं 12 या 13% है, जो नॉर्मल हमको डायबिटीज़ के लिए 7 के आसपास रखना चाहिए, वो 13 हो गया, डबल हो गया है। तो यहाँ इंसुलिन के अलावा मेरे पास इस समय कोई और रास्ता नहीं है। तो इंसुलिन सही समय पे चालू करने के बहुत एडवांटेजेस हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि जब आपके डॉक्टर कहें कि भाई इंसुलिन शुरू करना है, आप घबराइए मत, आप डिस्कस कीजिए, आप 10 सवाल कीजिए डॉक्टर को, पूछिए कि सर क्यों चालू करना है, कैसे लगाना है, कब तक चलेगा, कितने समय के लिए लेना है, उसके बाद बात किया, सारे प्रश्न आप कीजिए। लेकिन इंसुलिन से आप दूर मत भागिए, अगर डॉक्टर बता रहे हैं तो कारण होगा और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और जब आपको डॉक्टर ये भी कहते हैं कि रणवीर अलाहाबादी को सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब करना चाहिए। बिल्कुल कीजिए, मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं कह रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड बहुत अच्छे पॉडकास्ट है, मैं पिछले कुछ दिनों में भी काफ़ी डिटेल में देख रहा था एंड आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट। बहुत मैं खुद कहना चाहूँगा कि आई वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज नॉलेज, जो तरह के वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रणवीर जी, और जो डिस्कस कर रहे हैं, उस तरह का नॉलेज हो तो मुझे भी डिस्कस करने में मज़ा आता है। यू कैन गो वन स्टेप फर्दर, आप एक कदम आगे जा सकते हैं। तो आई एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सर। बायोलॉजी एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पर लाइफ में उसे परस्यू करने का मौका नहीं मिला, तो आई एम सरप्राइज्ड कि एट एज 30 अभी मौका मिल रहा है। आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट, लविंग। डेफिनेटली बहुत अच्छा है, और आई एम श्योर हमारे सुनने वालों को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। और काफ़ी जो हमने सिंपल शब्दों में चीज़ें बताई हैं, उसको अगर लोग अमल करें, उसको फॉलो करें, तो बहुत सारे लोगों का डायबिटीज़ आने से बचेगा। बहुत सारे लोग जो 30 साल की उम्र के ऊपर हैं, 35 के ऊपर है, 40 के ऊपर हैं, आपके अगर परिवार में किसी को शुगर है या आपका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एक सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हैं, फास्टिंग और BP शुगर। फास्टिंग मतलब खाली पेट, PP मतलब कोई भी मील के 2 घंटे बाद, नाश्ते के 2 घंटे बाद या लंच के 2 घंटे बाद, और HbA1c जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन करके, ये 3 टेस्ट होते हैं। ये आप कोई भी अच्छे लैब में कराइए और अपने डॉक्टर को एक बार जाके ये रिपोर्ट दिखाइए। ये बेसिक टेस्ट होते हैं, खास करके अगर आपकी उम्र 30-35 के ऊपर है, परिवार में किसी को शुगर है, माता पिता या भाई बहन को, या आपका वजन ज़्यादा की तरफ है, तो आपको ये टेस्ट कराना बिल्कुल ज़रूरी है। और 40 के ऊपर अगर आप हैं तो आप बिल्कुल करा लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया था शुरू में कि हम सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं। जो डायबिटीज़ के नंबर्स हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। पानी के नीचे इतना बड़ा घड़ा भरा हुआ है जो डायबिटीज़ के केसेस इंडिया में घूम रहे हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। तो वो कैसे मालूम पड़ेंगे? या तो कोई जब बड़ी तकलीफ आएगी उस दिन चेक होगा, या हम प्रिकॉशन के तौर पे चेक करा लेंगे, जिसको डायबिटीज़ स्क्रीनिंग बोलते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट, किसी ने, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सर मैं क्रूज़ पे जा रहा था काम करने के लिए, 6-6 महीने लोग हमारे, कोई कुक है, कोई शेफ़ है, ये लोग क्रूज़ पे जाते हैं। वैसे भी मैं पेशेंट देखता हूँ मुंबई में जो जाते हैं, और वहाँ उनके लिए उसके पहले ब्लड टेस्ट जरूरी होता है, वहाँ डायबिटीज़ पकड़ा गया। तो प्री एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज में होते हैं, एनुअल चेकअप आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में होते हैं, उस तरह से डायबिटीज़ पकड़ा जाता है, और वो कंपनीज के फेवर में। आई वुड एनकरेज दोज पीपल ऑल्सो, कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, टू चेक देयर एम्प्लॉयज़ ब्लड टेस्ट एंड बेसिक वर्कअप एवरी ईयर, बिकॉज आप प्रिवेंट करेंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। बड़े कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे जिनसे आपके लॉस ऑफ टाइम होगा, पेशेंट घर पे रहेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा। प्रिवेंशन में बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर बख्शी, मज़ा आ गया आज। थैंक यू, आई एंजॉयड ऑल्सो एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। मुझे जब वेट घटाना था, जब हेल्दी बनना था, तब मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। आजकल मोटिवेशनल वीडियोस का ज़माना नहीं है, पॉडकास्टिंग का ज़माना है। दैट्स व्हाई थैंक्स फॉर वाचिंग। आजकल आप मोटिवेशनल पॉडकास्ट बनाते हैं। ऑफ कोर्स, ऑलवेज सर। थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि फीडबैक देते रहिए। ये एक मेडिकल सीरीज़ बना रहे हैं हम TRS पर, इंग्लिश में भी बहुत सारे मेडिकल एपिसोड्स किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप फैमिली के साथ बैठकर ये वाले एपिसोड्स देखें, और किन टॉपिक्स को लेकर हमें मेडिकल एपिसोड्स बनाने चाहिए, सजेशंस दीजिए। एंड प्लीज़ हो सके तो इंग्लिश पॉडकास्ट में जो मेडिकल कॉन्वर्सेशंस हुए, वहाँ फ्लेवर थोड़ा अलग है। वो कॉन्वर्सेशंस शायद आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, पर फिर भी बताइए कि हम ऐसे कॉन्वर्सेशंस को ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हंग्री फॉर फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आज के पॉडकास्ट के थ्रू आपको वैल्यू भी मिला और हेल्प भी मिली। लॉट्स ऑफ लव। अगर आप डायबिटीज़ से गुजर रहे हो तो sending you all the healing, sending you all the motivation. The bottom line is discipline and self-love.